स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया शारीरिक पेपर 1 का मॉडर्न पोर्शन वन शॉट में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमियोस्टैसिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 मार्क्स के लिए। एक ऐसी स्टेट जहां पर हमारी बॉडी मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट। सो बेसिकली इट इज a term which refers to the maintenance of the constant internal environment in the body and with the help of extracellular fluid in which the cell live. Okay, इट इज द फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब क्या होता है हमारे पास? ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के आउटसाइड में, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होता है और ये कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। सो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास क्या क्या आता है? आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली कौन से फ्लूइड्स मूव करते हैं? लाइक वी हैव द ब्लड, वेस्कुलर सिस्टम का फ्लूइड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द सेल्स, बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ओके, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? इसके कंपोनेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं कि होम्योस्टैट, हमने देखा कि होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। सो इसके अंदर क्या होता है कि साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है बेसिकली। सो इसके जो कंपोनेंट्स है, दीज आर द सेंसर्स और डिटेक्टर्स। कुछ सेंसर्स होंगे, कुछ डिटेक्टर्स होंगे जो रिकॉग्नाइज करेंगे डेविएशन को, और ट्रांसमिशन ऑफ दिस इंपल्स टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज जाएगा, कंट्रोल सेंटर से उस इफेक्टर और उस जहाँ पे हमें मेंटेन करना था इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, वहां पे इफेक्टर के पास वापस से मैसेज आएगा। ओके, मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? सो मैकेनिज्म आपको बेसिकली दो प्रकार से देखने को मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। So whenever there is any change in the behavioral pattern of any system, कोई भी सिस्टम उसका behavioral pattern change हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, या फिर लैक्टेटिंग मदर्स है, वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वॉट एवर द थिंग इज, सो उसके अंदर क्या होगा? इफेक्टर ब्रिंग्स बैक टू द नॉर्मलसी आइदर बाय इनहिबिटिंग। इफेक्टर उस चीज को नॉर्मल कैसे लेके आएगा? या फिर तो उसको इनहिबिट कर देगा, या फिर जो जैसे वो फंक्शन कर रहा है उसको रिवर्स कर देगा, या फिर उस चीज को सपोर्ट करेगा। या फिर उस चीज को सपोर्ट करते क्या वो करेगा? सपोर्ट कैसे करते हैं? एक्सेलरेट करा के उसके चेंज को। ओके, दिस इज अचीव्ड बाय बेसिकली द फीडबैक सिग्नल्स। कौन कौन से फीडबैक सिग्नल्स है हमारे पास? पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच द सेम some proportion of output signal of the system is feed, मतलब पास करते हैं to the input. Okay, whenever there is any change occurs, the system receives and react to the feedback by the positive or the negative feedback. So students, negative feedback कैसे होता है? Students, negative feedback जो होता है वो हमारे पास दो तरीके से होता है। या फिर तो जो भी हमारे पास सिस्टम है उसके फंक्शन को अरेस्ट करा देगा, या फिर उसको रिवर्स कर देगा उसके डायरेक्शन को। तो वो कैसे कैसे होता है? जैसे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन, जैसे मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपके पास दो चीजें होती हैं। थायरॉक्सिन नॉर्मल लेवल में बन रहा था, उसका सिक्रीशन बढ़ा, फिर उसने क्या किया कि बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? टीएसएच को बंद करो अपने काम को, अभी इतना अमाउंट बॉडी में नहीं चाहिए, फिर डिक्रीज करेगा, फिर नॉर्मल लेवल पे आएगा। कम हो रहा था तो हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपना डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज होगा, नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है कि द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर चेंज करेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर लेस कॉमन होता है एज कंपेयर टू योर नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? लाइक आपके ब्लड क्लोटिंग, मिल्क इजेक्शन और पार्चुरेशन, जिसके अंदर एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। इंजरी होगी, वहां पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आएंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ब्लड जो है वो, हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये था हमारा कंप्लीट हीमोस्टैसिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हमारे पास आती है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, इजी सा टॉपिक है, आपने पहले से पढ़ा है नीट प्रिपरेशन में। सेल इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड द सिमिलर स्ट्रक्चर इन द फंक्शन। उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सेवरल टिश्यूज ऑर्गेनाइज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ओके, हमारे पास सेल की तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके, सॉरी, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्टूडेंट, सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म बेसिकली मैट्रिक्स होता है जहां पे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? इंट्रासेलुलर मटेरियल, दैट इज द मटेरियल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। विद इन द साइटोप्लाज्म
वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, फॉर्म बाय द 80% ऑफ वाटर, एंड साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 जोन्स। ओके, सो कौन कौन से जोन्स होते हैं हमारे पास, एक्टोप्लाज्म और द एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है, जस्ट beneath द सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्म क्या होता है कि इनर पार्ट ऑफ योर साइटोप्लाज्म। ओके, सो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं आपके पास में, ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर को एम्बेड करते हैं। ओके, और वो बहुत सारे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स स्मॉल ऑर्गन होते हैं किसके, सेल के, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस एंड द वेसिकल्स। ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन क्या होते हैं हमारे पास, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ये चीजें आप पहले पढ़ के आ चुके हो। अब हम इसका छोटा छोटा फंक्शंस लर्न करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि वहां पे कौन प्रेजेंट है हमारे पास, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या काम करेगा स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम एब्सेंट है तो वहां पे कौन सा फंक्शन चलेगा, प्रोटीन तो उसने बना दिया, अब ये क्या करेगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, स्टीरॉइड्स फॉर्मेशन का काम करेगा, लिपिड के सिंथेसिस का काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी। गोल्जी apparatus आपको एक सेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है स्टूडेंट्स, सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, अब हम कोई भी सेक होता है मतलब थैला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्या करता है, पैकिंग का, वॉपिंग का काम करता है। ओके, और सिक्रीशन का, वेसिकल्स को पैक करेगी, सेल से बाहर भेजेगी। ओके, लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं, गार्बेज बैग होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे डिग्रेडेशन के एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक आप जिसे बोलते हो। और नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम की, लेकिन कुछ डिफरेंट कंपोजिशन से मिलके बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अंदर क्या काम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल्स, एक्सेसिव फैटी एसिड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन और डिग्रेड प्यूरिन टू यूरिक एसिड। सेंट्रोसोम क्या होता है, 2 शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। सो बेसिकली ये सेल डिवीजन के अंदर काम आता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कराता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इसके अंदर सिंथेसिस होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, और ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड योर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ग्रैनुलर होते हैं, स्मॉल डोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। सो ये क्या करता है, आपकी जो सेल होती है स्केलेटल है, तो जैसे अपनी बॉडी के अंदर स्केलेटल होता है वो शेप एंड साइज मेंटेन करता है, वैसे ही ये भी शेप एंड साइज को मेंटेन करता है सेल का। ओके, सेल ऑर्गेनल तो उसके फंक्शन जैसे हमारे पास न्यूक्लियस आता है, सॉरी। सो न्यूक्लियस क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल कंटेन द न्यूक्लियस, उसके ना उसको हम क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और जहां पे हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर योर सेल डिवीजन। मेजर कंपोनेंट्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन क्या होते हैं, ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन, दैट इज योर सेल डिवीजन, synthesis of RNA, formation of subunit of ribosome, sending the genetic instruction to the cytoplasm of the protein synthesis through the messenger RNA, control of the cell division through the genes, and the storage of the hereditary information and the transformation of the information from one generation to the next. Next हमारे पास आती है membrane physiology. So membrane physiology means the cell membrane or the plasma membrane or the unit membrane और द प्लाज्मा लेमा, ये सब इसी के नाम होते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोटेक्टिव शीट होती है जो एनवेलप करती है हमारी किसको, सेल बॉडी को। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सो देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ, and the cell membrane is composed of basically 3 substances, that is a protein, lipid and carbohydrates. इसका रेशो आप पहले ही लर्न कर चुके हो, प्रोटीन 40%, प्रोटीन 55%, lipid 40% and carbohydrate is 5%. All membrane consist of your double layer of lipid molecule in which the proteins are embedded. फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि इसका बाहर है, मतलब लाइक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, आने जाने वाली चीजों के ऊपर सिलेक्शन करेगी, सिलेक्टिवली परमेबल, अब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ योर गैसेस भी होता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ योर सेल, एंड ऑल्सो लिंक टू द अदर सेल्स। ओके, सो जंक्शन भी बनाती है ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल, इट अलाउज द सब मॉलिक्यूल, सेमी मतलब कुछ कुछ के लिए परमिएबल होती है, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देती है। इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें चलती है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसिव मतलब जहां पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। सो उसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो
इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप लाइक जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल के अंदर क्या होता है, ऊपर बहुत सारा पानी होता है, नीचे की साइड में बिल्कुल खाली स्पेस होता है, तो अब पानी अपने आप नीचे गिरता रहता है, एंड द कैटायन मूव टू द नेगेटिवली चार्ज आयन, and it is basically of two types: simple diffusion, facilitated diffusion. Simple diffusion basically cross the membrane by the following chemical gradients, and from the higher concentration to a lower concentration through the through the lipid layer or the protein layer. Simple diffusion through the lipid सिंपल डिफ्यूजन के अंदर थ्रू लिपिड लेयर और थ्रू द प्रोटीन लेयर दो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और द कैरियर। फैसिलिटेट मतलब कोई चीज को हम फैसिलिटी दे रहे हैं, किस चीज की, उसको मूव करने के लिए विद इन द विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमारे पास आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मॉलिक्यूल फ्रॉम द ईसीएफ एंड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर हमारे पास आता है ग्लूट। ओके, ग्लूट 4 आपने ग्लूकोज के लिए पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, काफी फेमस क्वेश्चन है नीट का। ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी के लिए मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर और द एनी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू योर हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, दैट इज एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। इसके अंदर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल और द इलेक्ट्रिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ योर कैरियर प्रोटीन्स। और कॉमन फीचर्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है कि प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस, सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस एंड योर कैरियर टाइप और द वेसिकुलर टाइप। ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। दे डायरेक्टली यूज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस, प्राइमरीली एक्टिव है, डायरेक्ट एनर्जी को यूज करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के बाद में। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती है, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप और कौन आता है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। सोडियम पोटेशियम पंप आप कहाँ पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो कि Na+K+ का एक्सचेंज हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है। और कैरियर के अंदर आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कैरियर क्या होता है, बेसिकली उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज हो जाता है, आपके अंदर तीन देखने को मिलेंगे, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर आता है, वेस्कुलर या फिर ट्रांससाइटोसिस। इसके अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, मतलब हम कोई चीज खा रहे हैं तो वो फेगोसाइटोसिस हो जाएगी आपके लिए। और सेल का ड्रिंकिंग क्या होता है हमारे पास, सेल का ड्रिंकिंग क्या होता है स्टूडेंट, पिनोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस के अंदर हम कुछ भी रिमूव कर रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा कि पैसिव के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस था, एक्टिव के अंदर हमारे पास प्राइमरी एक्टिव था, प्राइमरी एक्टिव में तीन चीजें थी, सेकेंडरी एक्टिव था, कैरियर के अंदर तीन चीजें थी, और वेस्कुलर के अंदर हमें एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और द साइटोटॉक्सिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। आपके अंदर आपने दो चीजें मेंटेन करनी है, इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जब मेम्ब्रेन रेस्ट के अंदर होती है सो वो अपने आयंस को मेंटेन करती है, मतलब बाहर की साइड हमारे Na होएगा तो अंदर की साइड K+ होगा, सो -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन करके चलती है स्टूडेंट्स। तो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड अंडर द रेस्टिंग कंडीशन। इट इंडिकेट्स द रेस्टिंग स्टेट इज द पोलराइजेशन स्टेट ऑफ योर मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर हमारे पास कितना होता है, दैट इज योर एवरेज वैल्यू इज -70 मिलीवोल्ट। एंड इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मेंटेन करती है इसको, सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, Na+K+, ATPase पंप, नर्स्ट इक्वेशन, ये सारी चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप Na+K+ पंप तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल एंड द पोर साइज इज सच एज द K+ आयन कैन फ्रीली मूव बट द परमेबिलिटी ऑफ द Na+ इज मच लेस। आपको पता है, आपने ये चीजें पहले से पढ़ी है कि K+ के लिए ज्यादा परमेबल होती है एज कम्पेयर टू Na+। नाउ इनसाइड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ K+, बहुत सारे K+ होते हैं अंदर की बाहर साइड, और बाहर की साइड कौन होता है, बहुत सारा Na+। ओके, सो देन अब क्या होता है कि K+ जो है वो अंदर से बाहर मूव करता है और Na+ बाहर से अंदर मूव करता है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं कि Na+K+, ATPase सोडियम पंप या फिर सोडियम पोटेशियम पंप हम इसे बोलेंगे, इज द एंजाइम दैट इज द प्रेजेंट इन एवरी सेल, व्हेन द एक्टिव इट pumps out 3 Na बाहर भेजती है आउट ऑफ द सेल एंड एक्सचेंज ड्रॉइंग इनसाइड 2K+ को अंदर आने देती है। thus the sodium potassium pump help in maintaining the electronegativity of the inner side of the cell। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो चीजें आपको देखनी, एक्शन पोटेंशियल,
सो एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि द ब्रीफ सीक्वेंस ऑफ द चेंज which occur in the membrane potential excitation is called the action potential. External surface of the cell membrane is positively charged while the internal surface is your negatively charged. Okay. So इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है. पोलराइज स्टेट. पोलराइज स्टेट क्या होती है? स्टेट इनसाइड द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव एंड द आउटसाइड इज पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट. डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि इनिशियल फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन विच इनसाइड द मसल बिकम द पॉजिटिव एंड द आउटसाइड बिकम द नेगेटिव. ओके. रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि वापस से सेल को रिवर्स करना है बैक टू योर पोलराइज स्टेट. ओके. नेक्स्ट सो इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है कुछ एक्शन पोटेंशियल की. दैट इज योर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड ऑल और नन लो और द रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो ऑल और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्साइटेबल सेल अंडरगो द रैपिड डीपोलराइजेशन इफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड टू द क्रिटिकल लेवल. इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल लेवल से भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिड्यूस कर दिया हमने तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है. ऑल और नन रिस्पॉन्स काफी इंपॉर्टेंट है. अगर इफ द स्टिमुलस is applied to the cell is too weak, there is no depolarization. If the stimulus is applied the adequate strength, then there will be the depolarization. However, where the stimulus is the supra adequate and the action potential that develop is not bigger than when the strength was just adequate. This is all or none relationship between the stimulus and the response is called the all or none. Okay. Next हमारे पास आता है कि refractory period. If two successive stimuli for the more than the threshold intensity are applied to an excitable cell, it is found that for the some time after the first stimulus the cell become the refractory to the second. मतलब दोनों को अगर सेम इंटेंसिटी से करेंगे तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सेकंड के लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्स करती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट. कंडक्शन के अंदर और प्रोपगेशन ऑफ योर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन. कंडक्शन बेसिकली वन लोकेशन से अपना एक्साइटेबल सेल का प्रोडक्शन करके एडजेसेंट रीजन तक उसको पहुंचाना, कंडक्ट करना बेसिकली. नेक्स्ट हमारे पास जो आती है नेक्स्ट टॉपिक वी हैव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. रेस्पिरेशन क्या होता है? आपका एयर एक्सचेंज, एयर मूवमेंट आपका बॉडी के अंदर और सराउंडिंग के अंदर. सो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है दैट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम नोज to your vocal cords. और vocal cords भी कहाँ तक? vocal cords are the fold of mucous membrane within the larynx that vibrate to produce your voice, and the lower respiratory tract which includes your trachea, bronchi and your lungs. Okay. So ये पिक्चर आप देख सकते हो. फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नोज, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, उनकी मेम्ब्रेन फ्लोरा एंड योर एल्विलाई और मसल्स जितनी भी हमारी इंटरकोस्टल और डायफ्राम. ओके. नीजल कैविटी जो होती है वो मेन रूट होती है हमारी एयर एंट्री का, कंसिस्ट ऑफ योर लार्ज इरेगुलर कैविटीज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पासेस बाय द सेप्टम. रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है नोज का? That is, nose is the first respiratory passes through which the inspired air and the respiratory mucosa of your nasal cavity is highly vascular. Warm air जो होती है वो इंस्पायर होती है तो उसको नॉर्मलाइज करती है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिक्रीशन होते हैं हमारी नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारे सीरियस ग्लैंड के विच मेक द एयर मॉइस्ट. वो एयर को मॉइस्ट करने का काम करते हैं. और म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को. और एयर जो होती है वो एयर कंडीशनर नोज जो होती है वो एयर कंडीशनर की तरह काम करती है. इंस्पायर्ड एयर को वार्म, क्लीन, फिल्टर, मॉइस्ट और पास कराती है उसको फर्दर टू द लंग्स. ओके. ये 3-4 पॉइंट आप अच्छे से लर्न करें. नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरिंक्स. फेरिंक्स इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब. फेरिंक्स आपने अच्छे से पढ़ा है कि आप फेरिंक्स क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए. इसके स्टूडेंट्स नीजल पार्ट होता है, ओरल पार्ट होता है और लैरेंजियल पार्ट होता है. नीजल पार्ट के अंदर सिर्फ एयर होती है, ओरल के अंदर मतलब आपका फूड और एयर दोनों मिलेगा, और लैरेंजियल के अंदर हमारे पास ओनली दैट इज योर फूड. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पैसेज वाला पार्ट जो होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ योर फेरिंक्स दैट इज योर पैसेज कराता है हमारे पास एयर का, वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को. ओके. लैरिंक्स क्या होता है? ऑर्गन ऑफ फोनेशन होता है, एयर पैसेज के लिए काम का आता है और ये होता है इनलेट लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए और इट लिंक्स द लैरिंजोफैरिंक्स एंड द ट्रैकिया. ओके. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ योर लैरिंक्स क्या क्या हो सकता है? पैसेज कराता है, ह्यूमिडिफाई कराता है, जो फेरिंक्स भी करा रहा था, वार्म करता है इंस्पायर्ड एयर को, प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. आपको कभी कभार आपके इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती हैं माउथ के लोअर पार्ट पे.
एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग स्वेल्विंग द लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड एंड ब्लॉकिंग द फैरिंग्स सो दैट द एपिग्लोटिस क्लोज होगा और आपका फूड जो है वो ईसोफेगस में ही जाएगा, ना कि आपकी वेंट पाइप में। ओके, ट्रैकिया क्या होता है? वेंट पाइप होता है बेसिकली, जिसके अंदर एयर का पैसेज होता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट टू योर लंग्स। एंड बेसिकली रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर क्या करता है? सपोर्ट करता है और कफ रिफ्लेक्स, और ये भी वही फंक्शन करता है जो अभी तक लैरिंग्स और फैरिंग्स ने किया था, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाई और फिल्टर। ओके, ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? That is the lower end of your trachea, ending which ends up in dividing into the right or the left principal bronchi. Each principal bronchi जो होती है enters the lungs through the hilum. लंग का आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये हाइलम वाला पोर्शन होता है, यहाँ से ब्रोंकाई जो होती है वो मूव करती हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास वो सेकेंडरी, टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती हैं। बाद में इसका फंक्शन आपको जो लर्न करना है, दैट इज कंट्रोल द एयर एंट्री, सपोर्ट एंड पेशेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वार्म, ह्यूमिडिफाई और रिमूवल ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर और द कफ रिफ्लेक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर लंग्स। लंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि लंग जो होता है हमारा पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स? एल्वेलाई जो होती है वो हमारी प्राइमरी साइट ऑफ मेन एक्सचेंज ऑफ साइट ऑफ गैसेज होती है। सो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, डिफेंस एक्शन होता है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाई और मेटाबॉलिक और एंड द एंडोक्राइनल फंक्शन। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा बेसिकली इसकी आउटर कवरिंग होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करती है हमारे लंग्स को, जिसके अंदर सीरस फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो विसरल एक होती है हमारे पास विसरल प्लूरा और एक होती है पैराइटल प्लूरा। विसरल क्या करती है? जो कि हमारे लंग्स को कवर करती है, जो कि ऑर्गन को कवर करती है, दैट इज विसरा। और पैराइटल मतलब जो दूर वाली, जो कि चेस्ट को और थोरेसिक वॉल के पास रहती है और डायफ्राम के पास रहती है, दैट इज पैराइटल प्लूरा। मसल कौन कौन सी होती है हमारे पास ब्रीदिंग के अंदर? हमारे पास जो है वो मेन जो मसल्स होते हैं, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स एंड योर डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल में हमारे पास 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द 12 पेयर ऑफ योर रिब्स। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो होती है वो they extend downward and forward from the lower border of the ribs to the upper border of your ribs below, and they are involved in your respiration. Internal intercostal muscle जो होती है वो extend करती है downward and backward from the lower border of your ribs and above to the upper border of your ribs below the crossing the external intercostal muscles. ओके, डायफ्राम जो होता है वो बेसिकली आपको पता ही है, एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। और हमारे पास क्या करता है? फ्लोर बनाता है थोरेसिक कैविटी का, रूफ बनाता है एब्डोमिनल कैविटी का। इसके अंदर आपको दो क्रूरास देखने को मिले थे, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रेस्पिरेशन के अंदर आपके जो देखने को मिलता है यहाँ पे असेसरी मसल्स जो होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? लाइक आप स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड होती है, और नेक्स्ट हमारे पास होती है एब्डोमिनल मसल्स जो होती है हमारे पास एक इंस्पिरेशन, पोस्ट इंस्पिरेशन में हमारे पास जो होती है वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, और पोस्ट एक्सपिरेशन के अंदर हमारे पास जो है दैट इज योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और समटाइम्स एब्डोमिनल मसल्स भी। एब्डोमिनल मसल की ब्रीथिंग किसमें होती है स्टूडेंट्स? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि फंक्शन ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शन होते हैं? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, मेन तो यही होता है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर क्या आता है कि लंग का डिफेंस मैकेनिज्म, और हमारे पास फंक्शन ऑफ योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन फंक्शन, कुछ हार्मोनल फंक्शन भी होते हैं यहाँ पे। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 5 मार्क में पूछा जा सकता है। इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लंग्स। एनवायरमेंट और लंग्स के बीच का जो एयर का एक्सचेंज है, दैट इज वेंटिलेशन बाय द इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। दो चीजों से होता है, इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। दो टाइप का वेंटिलेशन होता है स्टूडेंट्स, कौन कौन सा? पल्मोनरी और द एल्वियुलर। ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम मिनट वेंटिलेशन भी बोलते हैं। So basically it is defined as the volume of air moving in and out of the respiratory tract in a given unit of time. ओके, पल्मोनरी जो टर्म होता है वो हमारे लंग के लिए यूज होता है। तो लंग के अंदर 1 मिनट के अंदर कितना आपके एयर मूव कर रहा है, दैट इज योर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर आपके क्या आता है कि इसकी जो अमाउंट है वो आपको लर्न करनी है, आपसे 1 वर्ड में पूछी जा सकती है, दैट इज योर
6000 ml पर मिनट। कैसे डिराइव करते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम इनटू द रेस्पिरेटरी रेट। एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है कि जो एल्वुलाई के साथ में एक्सचेंज होगा एवरी मिनट, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज योर 4200 ml पर मिनट। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट? द टर्म रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी cells and the environment. It involves mainly two processes, that is of breathing, pulmonary ventilation and exchange of gases. Exchange of gases क्या होता है? lungs और the external respiration और tissue और the internal respiration. breathing क्या होती है? अब हमने देखा respiration क्या होता है। respiration क्या होता है कि exchange of gases between the body cells and the environment। और breathing क्या होती है? basically breathing supplies oxygen to the alveoli and eliminate the carbon dioxide. At rest, an adult breathes at the rate of 12 to 14 per minute, and it consists of inspiration and expiration. During quite normal breathing, inspiration is an active process and expiration is your passive process. आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि आपने कब एक्सपायर किया। इंस्पिरेशन कभी कभार कॉन्शियसली हो भी जाता है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन क्या होता है कि जिस टाइम पे आपकी आप इंस्पायर करोगे, मतलब एयर को इनहेल करोगे, तो थोड़ा सी कैविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वहां पे वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, सो एक्सपिरेशन यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मीन्स ड्यूरिंग द thoracic cavity size is increased by the कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मसल्स। कौन कौन सी मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? डायफ्राम की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। द parietal pleura follows the expanding chest wall and the visceral pleura also follows the parietal pleura and thus the elastic lung and also follows the thoracic expansion passively. Okay, next what we have is your expiration. expiration में क्या होता है कि हमारे पास जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी वॉल्यूम जो होती है वो डिक्रीज होती है और प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, तभी तो वो इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ मूव करती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की, कैसे कैसे होता है। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन फॉलोज द एनलार्जमेंट ऑफ द thoracic cavity in all its diameters by the contraction of your respiratory muscles, that is your diaphragm. diaphragm के अंदर आपको देखने को मिलता है that is यहाँ से आप रीड करेंगे कि during expiration the diaphragm relax and its dome move upward, aided by the contraction of abdominal muscle pushing the diaphragm upward. It results in the expulsion of your gas during the air during the एक्सपिरेशन। ओके, इंटरनल कोस्टल मसल्स होती है, मोशन ऑफ रिब्स होता है। सो मोशन ऑफ रिब्स के अंदर आपको दो मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होता है बकेट हैंडल मूवमेंट और एक होता है पंप हैंडल मूवमेंट। सो बकेट हैंडल क्या होता है? जैसे आपकी बकेट होती है, सो बकेट का हैंडल का मूवमेंट कैसा होता है आपका? अपवर्ड और आउटवर्ड आपको देखने को मिलता है। सो इन द लोअर रिब्स कोज ऑफ द इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ योर थोरैक्स। और पंप हैंडल के अंदर क्या होता है कि वो डाउनवर्ड मूव करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द second and the sixth, due to the contraction of the external intercostal muscle, they assume a more horizontal position, cause the increase in the anterior posterior diameter. Okay, next हमारे पास क्या आता है? ये आप देख सकते हो यहाँ पे डायफ्राम की पोजीशंस आपको बताई गई हैं कि रेज्ड जब ये इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। ये आपने एनसीईआरटी में भी काफी बार प्रैक्टिस किया इस डायग्राम को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो एसेसरी मैंने आपको पहले ही बताया कि एब्डोमिनल मसल्स होती है हमारे पास, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होती है हमारे पास, जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के अंदर आती है काम में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक्सचेंज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। वो कैसे होता है स्टूडेंट? देखो, एक तो लंग के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन कैपेसिटी, ये आप अच्छे से पढ़े। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिफ्यूज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन each minute by a pressure gradient of the 1 mm of Hg. डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की 21 ml per minute per mm of Hg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की दैट इज 400 ml per minute per mm of Hg। फैक्टर्स अफेक्ट जो करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी को, क्या कर सकते हैं? कोई भी एयर है, कोई भी गैस है जो मूव कर रही है, उसको कैसे कैसे इफेक्ट मिलेगा? प्रेशर की वजह से, सॉल्युबिलिटी इन द फ्लूइड मीडियम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैसे होता है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वेलाई। इसके अंदर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज दैट इज 159 mm of Hg। एल्वेलाई के अंदर 104 होता है बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट इज 55। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आपका प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा 55 mm of Hg।
सो ऑक्सीजन जो है वो इजिली एंटर कर जाती है एल्वेलाई के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू द एल्वेलाई। ये कैसे होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ होता है ऑक्सीजन का, जो हमारा एट्रियल ब्लड है उसके अंदर 40 mmHg, और एल्वेलाई के अंदर क्या होता है 104। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट 64 एयर ऑक्सीजन इजिली मूव्स फ्रॉम एल्वेलाई टू द ब्लड। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन का ब्लड से टिश्यू के अंदर, जो हमारा पल्मोनरी वीनस ब्लड के अंदर होता है दैट इज योर 40 mmHg, एट्रियल के अंदर हमारा 95 mmHg, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑल्सो 55 mmHg, जिसके अंदर ये इजिली मूव कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको ऐसे ही लर्न करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दैट इज योर कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, एल्वेलाई के अंदर ब्लड के अंदर 46 होता है, सो प्रेशर ग्रेडियंट कितना हुआ 06, तो ये मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एल्वेलाई से एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक के अंदर जो हमारे 0.3 mmHg होता है, एल्वेलाई के अंदर 40 mmHg होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज योर 3970 mmHg। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड के अंदर, जहां पे भी ज्यादा आपको वीनस ब्लड देखने को मिलेगा तो वहां पे CO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, इतना आइडिया तो आप लगा ही सकते हो। तो हमारा क्या है, ये सेल के अंदर 46 mmHg प्रेजेंट होता है, एट्रियल ब्लड के अंदर 40 mmHg। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट 06 कार्बन डाइऑक्साइड इजीली मूव कर जाएगा। सो ये टेबल है आपके लिए, ये टेबल भी आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी उस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। स्टूडेंट ये 1 मार्क में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज द मोलर रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टू द ऑक्सीजन कंजप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन से ऑक्सीजन का कंजप्शन का रेशियो होता है। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे कैसे होता है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट हमारा तो दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू लंग्स टू द सेल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। ऑक्सीजन कहां से जाता है? लंग से सेल के पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां होता है? सेल से लंग के पास आएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है फिजिकल सिंपल सॉल्यूशन या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। इसके अंदर जो है आपको ये लर्न करना है कि ये वाली टर्म की फिजिकल सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर ऑफ द प्लाज्मा एंड इट ट्रांसपोर्टेड इन द फिजिकल फॉर्म, इट इज ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन ब्लड। कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मा के साथ में मूव करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, सॉरी हीमोग्लोबिन के, ये प्लाज्मा के साथ में 3% चला गया और हीमोग्लोबिन के साथ में हमारे पास कितना जाएगा 97%। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप पहले पढ़ चुके हो स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपके लिए फास्ट कर रही हूँ। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कितनी होती है स्टूडेंट? ये एमसीक्यू है, पीवाईक्यू भी है, 1.34 ml पर ग्राम। ओके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हमारे पास ब्लड के अंदर कितना आया? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इज दैट इज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी आप देख लीजिए। इट इज अ कर्व दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किस किस के बीच में होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर आपको कैसा कर्व देखने को मिलता है? एस शेप या फिर सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। इसको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे पास शिफ्ट टू द राइट, राइट के अंदर, जब राइट के अंदर क्या होता है कि O2 कम होता है, O2 कम होता है तो PCO2 ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोर इफेक्ट बोलते हैं। PCO2 ज्यादा होगा तो H+ आयन ज्यादा होगा, pH क्या होगी? कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, DPG जो हमारा एंजाइम है आरबीसी के अंदर वो ज्यादा बढ़ेगा। शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मूव कर रहा है तो लेफ्ट के अंदर आप ऐसे लर्न करें कि ऑक्सीजन बहुत अच्छा है वहां पे, तो फीटल ब्लड के अंदर भी लेफ्ट के अंदर मूव करता है, वहां पे H+ कम मिलेगा और pH ज्यादा मिलेगी। बोर्स इफेक्ट क्या होता है कि it is the effect by which the presence of carbon dioxide decrease the affinity of the Hb for the oxygen। अब देखो बॉल्स इफेक्ट हमने कब पढ़ा था? जब CO2 ज्यादा हुआ, CO2 ज्यादा होकर क्या करेगा कि उसकी जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है Hb के साथ में उसको कम कर देगा, खुद ज्यादा बाइंड होगा। एंड ड्यू टू द कंटिन्यूएशन मेटाबॉलिज्म ऑफ द PCO2 increase and the O2 decrease due to its pressure gradient, CO2 enters the blood and the oxygen is released from the blood and the oxygen dissociation curve is shift to the right। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं। डिजोल्व फॉर्म में 7% जाएगा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में नेग्लिजिबल, और बाइकार्बोनेट हमने 75 पढ़ा था, यहाँ पे 63% है, कार्बो अमीनो कंपाउंड दैट इज 30%। एज ए डिजोल्व फॉर्म के अंदर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर फॉर्मिंग ए सिंपल सॉल्यूशन मूव कर सकता है, कार्बोनिक एसिड में हमने देख लिया बहुत कम। और
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन द कंट्रोल ऑफ द वेंटिलेशन। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 to 16 पर मिनट विद द टाइडल वॉल्यूम ऑफ योर अप्रॉक्स, टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी होती है 500 ml। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दो चलता है। तो आपका जो ब्रेन है वो भी आपके रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन कर रहा है, जो केमिकल है, जो आपके हार्मोन्स हैं और भी खूब सारे केमिकल्स है जो मेंटेन करे। तो नर्वस कंट्रोल के अंदर हमारे पास क्या आता है, इट इज brought by the two systems, that is autonomic control and the voluntary control. Okay, autonomic control, this is by the certain group of neuron in the medulla. So आपको पता है कि आपने 11th-12th में पढ़ा था, 11th में, कि मेडुला और पूंछ जो होता है वो आपका मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी रिदम रेट को। सो मेडुला रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेडुला के अंदर हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट होती है, दैट इज योर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ योर न्यूरॉन्स। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि डीआरजी और वीआरजी का जो सिचुएशन होता है, सिचुएशन इसके अंदर हमारे पास डिफ्यूजिबिलिटी, ये डिफ्यूजली सिचुएटेड होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिट्रिकस एंड ये वेंट्रल के अंदर हमारे पास, आपको इतने लोकेशन याद नहीं करनी है, आप बस इसका टाइप ऑफ न्यूरॉन का याद करो कि ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसके अंदर इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी आपको दोनों देखने को मिलते हैं। सो डीआरजी क्या करता है कि हमारे पास ऑलवेज एक्टिव जनरेट इंस्पिरेटरी रिदम जो होती है उसको, और ये क्या करता है इनएक्टिव ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग, ये हमेशा एक्टिव रहता है। डीआरजी हमेशा एक्टिव रहेगा, मेंटेन करेगा। और ये क्या होता है कि इनएक्टिव ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग और फोर्स ब्रीदिंग के अंदर ये काम करेगा। ओके, वेंट्रल ग्रुप कब काम करेगा, जब फोर्स ब्रीदिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोंटाइन सेंटर। पोंटाइन सेंटर के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर जो होता है वो लोअर पोन्स के अंदर होता है, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है हमारा अपर पोन्स के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फंक्शन क्या होता है। एपनियोस्टिक सेंटर जो होता है वो डेप्थ of the inspiration by the acting directly on the DRG, और पोंटाइन के अंदर क्या होता है, सॉरी न्यूमोटॉक्सिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करके जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज करेगा। कंट्रोल मेडुला रेस्पिरेटरी सेंटर और पर्टिकुलरली डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन थ्रू द एपनियोस्टिक सेंटर। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर क्या होता है, कैन बी मॉडिफाइड बोथ द रेट एंड द डेप्थ एट विल द स्पेसिफिक पीरियड ओनली। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हाइपर वेंटिलेशन, ब्रीथ होल्डिंग, या फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन ऑफ द एक्सपायरेटरी इफेक्ट्स। ओके, इसके अंदर जो फैक्टर होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन कौन स्टिमुलेट करता है, दैट इज योर केमिकल और द नॉन केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल के अंदर हमारे पास, नॉन केमिकल के अंदर आपके पास क्या आता है, नॉन केमिकल के अंदर आपके पास आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम, वेगल अफेरेंस from inflation and the deflation of the receptors in your lungs, or the afferent from the pharynx, trachea and your bronchi. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कीमोरिसेप्टर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कीमोरिसेप्टर्स आपके दो चीजों के लिए सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, एक तो H+ आयन के लिए और एक CO2 के लिए। ओके, so when they get stimulated by the chemicals, lack of the oxygen, excess CO2 cause the increase in the rate of your and depth of respiration. Okay, afferents from जो हमारे जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर प्रेशर के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी वजह से होना। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल के अंदर हमने देखा कि जो एरोटिक और कैरोटिड बॉडी थी उसके थ्रू द केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म adjust ventilation in such a way that the alveolar PCO2 is kept constant and the normal value of the 40 mm of Hg is maintained the tension of your O2 CO2 H+ on the blood. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रेस्पिरेटरी कीमोरिसेप्टर्स। इसके अंदर हमारे पास पेरिफेरल और मेडुलरी दो देखने को मिलते हैं। तो पेरिफेरल और मेडुलरी के अंदर आपको जो ये टेबल आप एक बार देख लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगी इसके साथ में, वीडियो के साथ में। अब हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि इन एनी कंडीशन इफ देयर इज एन रेस्पिरेटरी फेल बट द हार्ट कंटिन्यू टू बीट, कभी कभार होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रेस्पिरेटरी रेट तो कम हो जाता है उसका, और हार्ट क्या होता है कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। तो हम आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन होता है उसको चेक करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की हेल्प से हम उसका रेस्पिरेटरी रेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लाइक अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग विदाउट कार्डियक फेलियर अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन, लाइक एक्सीडेंट हो गया, ड्राउनिंग हो गया, गैस पॉइजनिंग हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक या फिर एनेस्थीसिया। ओके, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, पर्पस ऑफ द गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन
By maintaining the gaseous exchange, the vitality of the nerve center as well as the heart is maintained. Artificial respiration also helps in maintaining the circulation. So during artificial respiration, the altered inflation and deflation of the lung uh, reflexly stimulate the respiratory center and thus help to take up the own spontaneous rhythm. तो इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक मैनुअल आता है, एक मैकेनिकल आता है. मैनुअल के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो जहाँ पे आपके पास मैकेनिकल वे जो चीजें हैं वो नहीं है, तो आप मैनुअली यूज करते हो. तो इसके लिए कॉमन मेथड है दैट इज योर माउथ टू माउथ या फिर सेल्विस्टर्स मेथड. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इवॉस या फिर शार्प्स मेथड. ये बहुत सारे मेथड होते हैं. सो इसके अंदर आपको क्या करना है कि पोजीशंस और प्रोसीजर लर्न करना है. प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट है और पोजीशन भी. सुपाइन पोजीशन में उसको बैक के ऊपर लेटा देना है और जो सब्जेक्ट होगा, जो भी मतलब उसकी हेल्प कर रहा होगा, उसको रेस्क्यू कर रहा होगा, तो वो नी एट द साइड ऑफ योर सब्जेक्ट, मतलब जो भी पर्सन को आपने लेटाया है उसके साइड में आप बैठ जाओगे. और फिर उसके बाद में प्रोसीजर क्या होगा, एक्सटेंड द नेक बाय योर राइट हैंड से आप उसके नेक को होल्ड करोगे सो दैट द टंग डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एयरवेज. टंग इससे क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी एयरवेज को. बाय कीपिंग द थंब ऑन द सब्जेक्ट माउथ, थंब को आप सब्जेक्ट के माउथ पे रखोगे, लोअर जो को पुल डाउनवर्ड करोगे. उस थंब से आप जो पर्सन है उसका जो है वो लोअर जो को डाउनवर्ड किया. नॉस्ट्रिल ऑफ द सब्जेक्ट आर क्लोज्ड विद द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ द अदर हैंड. दूसरे हाथ से आप क्या करोगे, उसके आपके थंब और इंडेक्स फिंगर से उसकी नॉस्ट्रिल को बंद करोगे. फिर क्या करेगा, आप खुद डीप इंस्पायर करोगे, होल्ड करोगे ब्रीथ को और अप्लाई योर माउथ टू द विक्टिम्स माउथ इन सच अ वे दैट रिम ऑफ योर माउथ फिट एग्जैक्टली विद इन द रिम ऑफ योर विक्टिम माउथ. ओके, सो अब हम उसके अंदर फोर्सफुली उसके अंदर मूव करेंगे एयर को. फिर क्या करेगा, the patient exhale passively and the complete one cycle. इस ऐसे करते हुए एक साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे. ये 12 साइकिल हम पर मिनट में रिपीट करेंगे. साइन ऑफ इंप्रूवमेंट के आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस वापस सारे पीपल्स डायलेट हो, रिटर्न टू कॉन्स्ट्रक्टेड स्टेट, डायलेट पीपल से कॉन्स्ट्रक्टेड स्टेट में जा रहे. इंप्रूवमेंट ऑफ पल्स, उसकी पल्स जो है वो ठीक हो रही है. मैकेनिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हो, लाइक negative pressure breathing by altered compressing and relaxing the chest wall, or the positive pressure by the introducing air or the oxygen directly into the lung. Okay, नेगेटिव के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ड्रिंकर्स मेथड या फिर आपके कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लेक्शन, टैंक रेस्पिरेटर. पॉजिटिव के अंदर आपको वेंटिलेशन, वॉल्यूम और प्रेशर. ओके, एस्फेक्सिया इंपॉर्टेंट है. एस्फेक्सिया इज अ कंडीशन. एस्फेक्सिया मतलब कि दम घुटना टाइप की कंडीशन. सो इसके अंदर क्या होता है कि इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ योर हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एस्फेक्सिया. क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट होता है एयर पैसेज का, रुकावट आ जाती है वहां पे. या फिर आप लर्न कर सकते हैं, yearly definition, improper aeration of your blood if continued for some time in an intact animal produce a series of pathological manifestation and ultimately it will lead to a death. एंड इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जनरल और लोकल दो क्लासिफिकेशन होते हैं. जनरल के अंदर आपको बाय ऑक्लूजन ऑफ योर ट्रैकिया और द न्यूमोथोरैक्स, और लोकल के अंदर आपके अंदर क्या होता है कि एज द लाइगेशन ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाई पर्टिकुलर लोकेलिटी. एसेंशियल कंडीशन ऑफ एस्फेक्सिया, देयर मस्ट बी बोथ CO2 ज्यादा होगा या फिर ऑक्सीजन कम होगा. एनिमल मस्ट बी इंटेक्टेड और द इनप्रॉपर एरेशन. ओके, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरनिया और या फिर कन्वर्जेंस कोलैप्स, मतलब कि आपको कन्वर्जेंस चक्कर टाइप का, जी घबराना टाइप का चीज हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग टाइप कन्वर्जन, और कोलैप्स आपका, आप फॉल भी कर सकते हो. फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास हाइपरकैप्निया होता है. इसके अंदर क्या होता है कि ब्रीदिंग बिकम डीप और रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है एट फर्स्ट. इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन इंक्रीज एंड देन एक्सपायरेटरी मूवमेंट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड देन द इंस्पिरेशन. ओके, it is due to the powerful stimulation of the respiratory center by the exchange of your carbon dioxide. क्यों हो सकता है ये पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जहां क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी. सेकंड स्टेज आपको क्या देखने को मिलती है, सेकंड स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर बेसिकली कन्वर्जेंस होते हैं, फिर अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. ऑल द सिग्नल्स ऑफ द सेंट्रल एक्साइटेशन अपीयर्स, जैसे कि आपको कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल दिखेंगे, एक्सलेशन ऑफ योर रिफ्लेक्स, एक्सेस सलाइवेशन, वॉमिटिंग.
और इसके अंदर ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा CO2 हो चुकी है एनवायरमेंट के अंदर, लैक ऑफ O2, एसिडोसिस, एसिडोसिस भी CO2 ज्यादा बाइंड करता है, तब वो वाली कंडीशन बनती है ब्लड के अंदर, combined with the respiratory as well as your nervous system. Okay, next हमारे पास आता है कि थर्ड स्टेज, that is your collapse वाली स्टेज. Either the convulsions cease and replaced by the slow deep inspiration. Inspiration become spasmodic, and with the each inspiration the animal stretches itself out, open its mouth widely as it gasping for the breath. आप मुंह खोल के जल्दी जल्दी ज्यादा सांस लेने की कोशिश करोगे. Central depression appears, like your pupil will dilate, low BP होगा, vasodilation होगा. This stage is due to the lack of your O2 in the respiratory center. Okay, next हमारे पास क्या आता है कि ट्रीटमेंट के अंदर आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी यूज कर सकते हो. हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया भी आपको अच्छे से पढ़ना है. हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब हाइपो मतलब कम होना ऑक्सीजन का, लैक ऑफ द ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल. एनोक्सिया मींस द कंप्लीट, एन मतलब ए मतलब होता है हमारे पास एब्सेंस, सो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. देयर इज द 4 बेसिक फैक्टर्स व्हिच लीड टू योर हाइपोक्सिया. कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ऑक्सीजन टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड, or velocity of the blood flow, oxygen carrying capacity of blood, utilization of the oxygen by the cells. On the basis of the above factor, hypoxia is classified for the 4 factors, that is hypoxic, hypoxia, stagnant, anemic और the histotoxic. Okay, ये PDF में अटैच कर दूंगी, एक बार आप इन सबको देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट. क्या क्या होता है? इमीडिएट और डिलेड इफेक्ट. इमीडिएट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मतलब तुरंत प्रभाव से आपको एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिल सकता है. सीवीएस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फोर्स कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे. और इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि फोर्स्ड ब्रीदिंग, लेटरल रिडक्शन इन द रेट ऑफ द ब्रीदिंग. और डाइजेस्टिव के अंदर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ योर माउथ. इफेक्ट ऑन द किडनी, एल्कलाइन यूरिन इन इज एक्सक्रीटेड. और सीएनएस के अंदर आपको एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन आपको देखने को मिल सकती है. डिलेड इफेक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कितने टाइम तक आपने हाइपोक्सिया हुआ है आपके साथ में, मतलब कि O2 कम आपने कितने टाइम तक उस कंडीशन में रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट. हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी इज द बेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन ही हमें देना है. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर लंग फंक्शन टेस्ट, PFT हम पढ़ेंगे, यूजफुल फॉर द बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्टेटस है उसको एनालाइज करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं. ये लंग फंक्शन टेस्ट इज डन टू नो द टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज एट द एल्वियोलर लेयर और द एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रिलेशन टू योर एक्सरसाइज. ब्लड एनालिसिस. सो लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर हमारे पास दो होते हैं, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट और द डायनामिक. स्टैटिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द लंग्स. Static function test include the static lung volume, that is your tidal volume, expiratory is the volume, inspiratory is the volume और residual volume. So tidal volume क्या होती है? Volumes बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. It is the volume of air inspired or expired by the individual person per respiratory rate, that is 500 ml, and inspiratory is the additional volume that can be inspired after forceful expiration after the end of normal inspiration, that is your 3.3 liters. आपने ये वॉल्यूम पहले भी लर्न कर चुके हो आप. इट इज द एडिशनल एक्सपिरेटरी क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग के अंदर रहती है, दैट इज 1200 ml. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैपेसिटीज क्या होती है? दो को कंबाइन करने से कैपेसिटी बनती है. सो डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है और जो है इसकी वैल्यू भी आपको लर्न करनी है. आईसी क्या होती है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम आपको यूज नहीं करना है, बाकी सारी ऐड कर देना है आपको. और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि आरवी प्लस में ERV, टोटल आपके पास जो भी जितने भी है वो आपकी सारी टोटल होती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लंग कैपेसिटी कैसे कैसे कर सकते हो? स्पायरोमीटर से, रेस्पिरोमीटर से. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम. सो स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या होता है कि नर्वस सिस्टम इज बेसिकली द कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी, एंड नर्वस सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम and your peripheral nervous system. So central nervous system is a part of nervous system which occupies the central axis of the body.
which includes your brain and your spinal cord, and the brain weighs about 1.5 kg in the adult and located in the hard bony skull. So इसके तीन पार्ट होते हैं, forebrain, midbrain, hindbrain. forebrain prosencephalon, midbrain mesencephalon and hindbrain is your rhombencephalon. ये आप डायग्राम देख सकते हो। प्रोजेंसेफेलॉन के फर्दर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। टैलेंसेफेलॉन विच इंक्लूड योर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेसेफेलॉन दैट कंसिस्ट ऑफ योर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, जो भी थैलेमस है वो सारे डायनेसेफेलॉन में आते हैं। मीसेंथैलेमस दैट इज योर mesencephalon बेसिकली और मिड ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, it consists of two part by the it divided into the two part by the aqueduct of your cerebellus into the ventral part called the cerebral peduncle or the dorsal part is known as the tectum. Rhombencephalon is basically your hind brain. So इसके अंदर हमारे पास मेटेनसेफेलॉन आता है which जो बनाता है पोन्स और सेरेबेलम को। माइनसेफेलॉन आता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को बनाता है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला टुगेदर मिलके क्या बनाता है स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन, सॉरी ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इट लाइज आउटसाइड द स्कल, beginning from the base of the foramen magnum to terminate at the lower border of your post lumbar vertebra where it continues at the cauda equina. बेसिकली टेल लाइक स्ट्रक्चर बना के एंड हो जाती है। फंक्शन क्या होते हैं? तीन फंक्शन होते हैं, सेंसरी, मोटर और द ऑटोनॉमिक। सेंसरी के अंदर क्या होता है कि ऑल सेंसेशन आफ्टर एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड इन द डोर्सल नर्वस रूट इज कवर्ड टू द ब्रेन बाय द असेंडिंग आइदर डोर्सल। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें देखने को मिलती हैं, डोर्सल कॉलम ऑफ द सेम साइड and the spinothalamic tract of the opposite side. Okay, motor functions में आपको क्या देखने को मिलेगा? The power of the tone of muscles, movement of the muscle joints, deep reflex or the superficial reflex. The motor functions are conveyed to the spinal cord by the pyramidal and the extra pyramidal tract. Autonomic functions में हमारे पास क्या आता है कि जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, that is your body temperature regulation. The visceral functions, that is your smooth muscles, heart, glands, GIT, salivary glands, sweat glands और the adrenal. Okay, peripheral में आपको क्या देखने को मिलेगा? That lies outside the CNS and it consists of a nerve extending from brain spinal cord to the all the part of the body that will include two. Peripheral के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वाला क्या होता है कि चूंकि CNS से स्केलेटल मसल्स तक जो भी नर्व फाइबर्स जाते हैं वो हमारे पास सोमैटिक के अंदर जाते हैं। सोमैटिक एस आप लर्न कर सकते हो। और सोमैटिक जो होता है वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को बेसिकली कंट्रोल करता है। इसके अंदर स्पाइनल और क्रीनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसके अंदर हमारे पास 8 सर्वाइकल, 5 लंबर, 1 कोक्सियल, 12 वी हैव थोरैसिक, 5 वी हैव द सैक्रल। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्रीनियल नर्व्स। क्रीनियल नर्व्स को आपने कैसे लर्न किया था? ट्रिक से ओटो ऑफ आगवा जो कि 12 पेयर होती है, इसका नाम भी आपको लर्न करना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो हमारा ऑटोमेटिक है, मतलब जो स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। सीएनएस से हमारे स्मूथ मसल्स के पास में जितनी भी सारी चीजें जा रही हैं वो हमारी एएनएस ऑटोनॉमिक के अंदर जाती है। ऑटोनॉमिक दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब थोरैकोलंबर डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक वी हैव द क्रेनियोसैक्रल डिवीजन। ओके, सो सिंपैथेटिक इट इज अदरवाइज द थोरैकोलंबर आउटफ्लो बिकॉज द preganglionic neurons are situated in the lateral gray horn of the 12th thoracic and the first two lumbar segment of your spinal cord. Parasympathetic के अंदर हमारे पास क्या होता है कि because the fibers of the division arises from the brain and the sacral segment of your spinal cord. So इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इफेक्टर ऑर्गन कौन से होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के अंदर? ये एक आध एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, लाइक मतलब आई हुआ, सिलियरी मसल हुआ, प्यूपिल हुआ। सिंपैथेटिक डायलेशन कराएगा, रिलैक्सेशन और डायलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लैक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? सो डिक्रीज करता है सिक्रीशन को और इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक। सलाइवरी सिक्रीशन आपको डिक्रीज, बेसिकली सिंपैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है। ओके, ये सारे एग्जांपल्स आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? आपके पास होता है एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, मतलब कितनी सारी इसके अंदर आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है। यूनिपोलर है मतलब एक पोल प्रेजेंट है, बाईपोलर आपको दो पोल प्रेजेंट हो गए, मल्टीपोलर भी है, मल्टीपल पोल्स। मल्टीपोलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन के अंदर। बाईपोलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिना ऑफ आई के अंदर। यूनिपोलर आपने कहाँ देखे थे?
इसका एग्जांपल आप मुझे बता के जाना कमेंट बॉक्स में। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट इज योर मोटर न्यूरॉन एंड द सेंसरी न्यूरॉन। मोटर क्या करता है, मोटर में बैठ के सिग्नल जाएगा, मतलब मोटर इंपल्स फ्रॉम योर सीएनएस टू द पेरिफेरल इफेक्टर सेल्स, सीएनएस टू योर पेरिफेरल इफेक्टर सेल्स। और सेंसरी क्या करेगा, सेंस भेजेगा, भेजेगा मतलब कि पेरिफेरी से सीएनएस के पास में। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपके न्यूरॉन के अंदर आपने क्या देखा, सेल बॉडी देखी जिसको हम सोमा पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। इरेगुलर शेप की होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज कैरिड बाय योर सेल, जो कि कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से। डेंड्राइट क्या होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंडक्ट करती है, कंडक्टिंग नेचर की होती है और ये टुवर्ड्स द बॉडी कंडक्शन करती है। एक्सोन क्या होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है जो कि एक ही हर न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व, many axons together form the bundle called the fasciculus and the many fasciculi form your nerve. Okay, next हमारे पास क्या आता है कि mechanism of propagation। mechanism of propagation आपको क्या हो कैसे होता है, the propagation of the nerve impulse in the nervous tissue is due to the property of conductivity। so conductivity कैसे होती है, nerve fiber conduct करता है जो भी हमारे stimulus है उनको सेल बॉडी के पास में, बाद में एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल और बाद में वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में मूव करता है। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होता है, द डीपोलराइजेशन अकर्स एट द फर्स्ट साइट ऑफ द स्टिमुलस। नर्व फाइबर सबसे पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने के बाद में क्या करेगा, नेबरिंग एरिया का भी डीपोलराइजेशन होगा। लाइक द डीपोलराइजेशन ट्रेवल करेगा वन नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर के पास में, और डीपोलराइजेशन को फॉलो करेगा कौन, रीपोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू कैसे होता है। आपको पता है माइलिन शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो वन नोड से दूसरे नोड पे मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्ट होता है। यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं, और जो माइलिन शीट होती है परमेबल नहीं होती है आयंस के लिए, और ना ही एंट्री करवाती है वो सोडियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है कि जो माइलिन शीट होती है जहाँ पे एब्सेंट होती है वहां पे नोड ऑफ रेनवियर बनता है, और कंडक्शन माइलिनेटेड के अंदर फास्ट होता है, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। सो कंडक्शन थ्रू द नॉन माइलिनेटेड, इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, travels through the entire nerve fiber and conduction of impulse through the myelinated nerve fiber is approximate 500 times faster than your non myelinated fiber। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। मोटर फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि मोटर के अंदर बैठ के सिग्नल जा रहा है, कंडक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट skeletal muscles through the body and the conduction of smooth muscles in the internal organ and secretion of the active chemical substances by the both exocrine and the endocrine gland in many parts of your body। Okay, next we have the skeletal muscles are controlled by the many level in the central nervous system, spinal cord के level पे, reticular substance of the medulla, pons, mesencephalon, basal ganglia, cerebellum, motor cortex। Okay, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स को, ग्लैंड्स को, इंटरनल जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं लाइक ब्लड का फ्लो हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है। सेंसरी फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आते हैं, जनरल और स्पेशल सेंसेशन। सेंसेस के अंदर जनरल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सोमैटिक और विसल, जिसमें विसल में पेन, बैरो रिसेप्टर्स, आपके प्रेशर से रिलेटेड जितने भी रिसेप्टर्स हैं, और कीमो रिसेप्टर। स्पेशल के अंदर हमारे पास स्पेशल सेंसेस आपके होती है विजन, ऑल्फैक्शन, गस्टेशन। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि जहां से हमें मूव करना है कि विजन जो होता है वो हमारे पास स्पेशल सेंसेस आई के अंदर रोड और कॉन के थ्रू होता है। ऑडिशन मतलब कि जो हमारा हियरिंग एबिलिटी है वो हेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई की वजह से होता है। गस्टेशन गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट बड पे प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्शन ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन की वजह से होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कि फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसको हम पेलिटियम भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स, दैट इज इसके अंदर हमारे पास चार लोब प्रेजेंट होती हैं। हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलती है, प्री सेंट्रल और द प्री फ्रंटल। ओके, प्राइमरी मोटर एरिया इज concerned with the initiation of the voluntary movements and the speech, and the pre-motor area कौन कौन से होते हैं, एरिया नंबर 6, 8, 44 एंड 45। सो एरिया नंबर 6 जो होता है उसका दो फंक्शन होते हैं। एरिया नंबर 8 होता है वो हमारे पास आई मूवमेंट से रिलेटेड होता है। एरिया नंबर 44 जो होता है ब्रोकाज एरिया होता है, जो कि मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स और लैरिंक्स से रिलेटेड है। प्री फ्रंटल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ द that is a set of intelligence and responsible for the personality of an individual। and parietal के अंदर हमारे पास तीन चीजें देखने को मिलती है, somatic area 1, 2 and the association area। ओके,
टेम्पोरल के अंदर आपके पास तीन चीजें देखने को मिलेंगी, प्राइमरी ऑडिटरी, ऑडिटोसाइकिक एरिया और द एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। वर्निकेज एरिया इंपॉर्टेंट है, वर्निकेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पूछा जा सकता है टेम्पोरल के अंदर। ब्रोकास कहाँ था हमारा, फ्रंटल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ऑक्सीपिटल के अंदर हमारे पास एरिया नंबर 17, 18 और 19। ऑक्सीपिटल में 17, 18, 19 ऐसे याद रखना। 17 विजुअल के लिए और विजुअल एसोसिएशन के लिए 18 और सारे आई से रिलेटेड है। सो ऑक्सीपिटल आई फील्ड के लिए हमारे पास 19। ओके, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि it is a structure which lies below the thalamus and in the ventral part of your diencephalon it is formed by the group of nuclei scattered in the wall and the floor of your third ventricle. Okay, function क्या था hypothalamus का, important part of your brain that is concerned with the होम्योस्टैसिस ऑफ योर बॉडी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है सारा वही रेगुलेट करता है, सर्कैडियन रिदम, आपकी स्लीप वेक साइकिल, इंटीग्रेशन ऑफ योर एएनएस, कंट्रोल ऑफ हंगर एंड द थर्स्ट। ओके, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, प्रेशर, वाटर बैलेंस एंड योर रोल इन द इमोशनल एंड द इमोशनल बिहेवियरल और रेगुलेशन ऑफ योर सेक्सुअल फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू योर स्मेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द कॉर्टिकल एंड द सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ रिंग अराउंड द हाइलस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो रोल ऑफ इमोशनल स्टेट, रोल इन इमोशनल स्टेट होता है इसका मोटिवेशन, सेक्सुअल फंक्शन, फूड इनटेक, मेमोरी और ऑटोनॉमिक फंक्शन। ओके, कंट्रोल ऑफ सर्कैडियन रिदम, सिमिलर टू कुछ कुछ हाइपोथैलेमस जैसे फंक्शन है, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। ब्रेन स्टेम के अंदर ऑल्फैक्शन और एंडोक्राइन। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास कौन कौन प्रेजेंट था, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। सो मेडुला का क्या फंक्शन होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है और मेन पार्ट से होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट स्पाइनल कोड का। इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी, वाजोमोटर, डिग्लूटेशन, वॉमिटिंग सेंटर्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियाई। पोन्स जो होता है ब्रिज बनाता है मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वी हैव द न्यूक्लियाई 8, 7, 6 और 5th। Next we have midbrain that lies between the pons and the diencephalon. Midbrain has the two part tectum and the cerebral peduncle. Midbrain के फंक्शन हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेंटर फॉर द लाइट रिफ्लेक्स, आई, हेड, ट्रंक, लिम्ब्स, इंटीग्रेशन ऑफ योर ऑप्टिक एंड द पोस्टुरल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। कुछ कुछ चीजें आप लर्न करें, इजी सा है। सेरेबेलम क्या होता है, लाइज डोर्सल टू द ब्रेन स्टेम एंड द पोस्टीरियर फोसा ऑन ईच साइड इट इज कनेक्टेड टू योर brain stem by the three peduncles that is your inferior cerebral peduncle to medulla, middle to pons and the superior to the midbrain. Anatomical divisions आपको दो देखने को मिलते हैं, एक small median portion vermis and two largely laterally placed cerebral hemispheres. इसके अंदर हमारे पास जो होता है, जो फिजियो जेनेटिकल डिवीजन होता है वो आर्ची, पेलियो और नियो आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा। फंक्शनल डिवीजन आपको देखने को मिलता है दैट इज अ फोल्क्यूनिडुलर एंड द स्पाइनोसेरेब्रल और नियो सेरेबेलम। फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये पोस्चर को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, मसल टोन को, स्ट्रेच को, मूवमेंट को और भी आई मूवमेंट वगैरह बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशल सेंसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। स्पेशल सेंसेस में आपके 5 जो इंद्रियां होती है दैट इज योर नोज, टंग, आई, ईयर और स्किन। इसके अंदर जनरल और स्पेशल सेंसिबिलिटी दो देखने को मिलती है। जनरल जो होता है लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, जिसके अंदर हमारे पास टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड स्पेशल के अंदर क्या होता है कि लोकेटेड एट द वन प्लेस वेरी क्लोज टू द नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट योर स्कल लाइक स्मेल, टेस्टिंग, हेयरिंग, ये सारा मतलब स्पेशल चीजें। स्पेशल सेंसेस के अंदर हमारे पास सेंस ऑफ विजन, विजुअल, हियरिंग, ऑडिटरी, टेस्ट, गस्टेटरी और स्मेल के लिए हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी। आई क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि विजन का काम करता है, सेंस ऑफ साइट होता है। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल जो होता है हमारा होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्बिटल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें देखने को मिलती है, आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वेस्कुलर कोट और द इनर नर्वस कोट। तो आउटर के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, स्क्लेरा और कॉर्निया, जो कि शेप मेंटेन करते हैं। स्क्लेरा के अंदर हमारे पास दैट इज योर व्हाइट पार्ट ऑफ आई और द 5/6 पार्ट बनाता है कहाँ पे, पोस्टीरियर के अंदर। और जो कॉर्निया है वो हमारा 1/6 पार्ट बनाता है आउटर कोट, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ योर आई भी बोला जाता है। मिडिल कोट के अंदर हमारे पास आता है दैट इज योर मिडिल वस्कुलर कोट में आइरिस, कोरोइड और सिलियरी बॉडी। आइरिस जो होता है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, कोरोइड हमारे पास कलर्ड वाला पार्ट होता है, सिलियरी बॉडी आइरिस और कोरोइड के बीच में प्रेजेंट होती है।
इनर नर्वस लेयर के अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? रेटिना। रेटिना के अंदर हमारे पास कितनी लेयर्स होती है? 10 लेयर्स होती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? पिगमेंटेड सेल, रोड एंड कोन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल प्लेक्सी लेयर। एक्सटर्नल वाली एक साथ याद करें, इंटरनल वाली एक साथ, और लेयर वाली एक साथ। ओके, रोड्स और कोन्स क्या होते हैं? रोड्स और कोन्स दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे यहाँ पे आई के अंदर, जो कि विजन के काम आती है। सो ईच रोड एंड द कोन इज इनटू द आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट। और इसके कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर? हमारे पास रोड और कोन के अंदर चार चीजें प्रेजेंट होती है: आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियर सेगमेंट और सिनेप्टिक सेगमेंट। ओके, सो रोड एंड कोन आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर शेप दैट। क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी शेप क्या होती है? रोड और कोन के जैसे ही होती है। सो रोड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है डिम लाइट के लिए। तो स्कोटॉप्टिक विजन मतलब जो नाइट विजन होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है? रोड की वजह से होता है। कौन से होते हैं? ब्राइट लाइट और फोटॉप्टिक विजन के लिए होती है। इसके अंदर कलर विजन भी हम बोल सकते हैं। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट रोड के अंदर रोडोप्सिन होता है, जिसको विजुअल पर्पल भी बोला जाता है। व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द रूट्स, the cis retinal present in the rhodopsin is converted to the trans retinal, and the conversion produces a local electrical change, and that causes the development of a receptor potential. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फोटोप्टिक विजन। फोटोप्टिक विजन के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कोन, जिसके अंदर तीन बेसिकली हमारे पास सेल्स देखने को मिलती है: पायरोप्सिन, आइडोप्सिन और साइनोप्सिन। तो इसके अंदर आपको इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दे ऑल टुगेदर, इतना नहीं लर्न करना है। कलर विजन के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मल पर्सन कैन सी ऑल वेवलेंथ बिटवीन योर, जो आपका विबग्योर होता है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। एंड थ्री प्राइमरी कलर्स कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, जो कि स्पेसिफिक मैंने आपको तीन सेल बताई उनसे एसोसिएटेड होते हैं, या आप स्ट्रक्चर ऑफ आई देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेंसेशन ऑफ द विजन और द विजुअल पाथवे, मैकेनिज्म ऑफ, इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजन आता है और विजुअल पाथवे आता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजन के अंदर क्या होता है कि आपके पास लाइट रेज आएंगी, वो कॉर्निया पे जाएंगी, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर के पास में लेंस, विट्रस ह्यूमर, इनर लेयर ऑफ रेटिना, रोड्स और कोन्स और फोटोकेमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। विजुअल पाथवे के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि बाइपोलर सेल्स इन द इनर न्यूक्लियर लेयर के अंदर प्रेजेंट थी। फिर सेकंड ऑर्डर जो कि गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा और ट्रैक्ट। ऑप्टिक एनसीटी से आप लर्न करना कि ऑप्टिक नर्व, काइज्मा और ट्रैक्ट। बाद में हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास में ऑप्टिक रेडिएशन, फिर विजुअल कॉर्टेक्स आपने देखा था एरिया नंबर 17, 18, 19 मैंने आपको लर्न करा था, सारा आई से रिलेटेड है और विजन आपको परसीव होगा। सेंस ऑफ हियरिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इंटरनल ईयर होता है। सो एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपको पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। मिडल ईयर के अंदर आपके पास होता है दैट इज योर tympanic membrane, Mesenchus, stapes, ear ossicles, eustachian tube, skeletal muscles. ओके, कौन कौन सी? टेंसर टिम्पैनी और स्टेपेडियस। इंटरनल ईयर के अंदर आपके पास दो चीजें होती है: बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड द इक्विलिब्रियम। द सेंस ऑर्गन ऑफ द हियरिंग is the cochlea and your sense of hearing and the equilibrium is the vestibular apparatus. Okay, equilibrium के लिए हमारे पास कौन होता है? vestibular apparatus. organ of Corti क्या होता है? the it is the receptor of the for the organ of hearing, and it is a neuro epithelial structure in the cochlea. The organ of Corti is made up of the sensory element that is your hair cells and the visual सपोर्टिंग सेल्स। ओके, ऑर्गन ऑफ कोटाई इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। फिर इसके अंदर क्या होता है? मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई भी साउंड है वो आपके ईयर के अंदर एंटर करेगी थ्रू द एयर, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाएगी वो, नाउ विद द ईयर ऑसिकल्स एंड ट्रांसमिट टू द थ्री ऑसिकल्स बाय द that is by the bony conduction and finally reach to the stapes which rocks, and now it moves to the oval window to the perilymph of the scala vestibuli. प्रेशर क्रिएट होगा, कहाँ पे चेंज होगा? पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई। देन अप डाउन मूवमेंट होगा बेसिलर मेम्ब्रेन का, ऑर्गन ऑफ कोटाई के जो सेल्स है उनका मूवमेंट होगा और स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर होगा। फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन द कॉक्लियर नर्व एंड द एक्शन पोटेंशियल इन द कॉक्लियर नर्व के बाद में आपको ऑडिटरी पाथवे के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि नर्व इम्पल्स वेंट्रल डोर्सल न्यूक्लियर मेडुला, मेडुला का एक काम था। फिर वहां पे क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड एंड nucleus of the trapezoid body up to the inferior colliculi and the medial
जेनिकुलेट बॉडी और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया 41 नंबर आपको याद रखना है इन द टेम्पोरल लोब एंड ऑडिटरी सेंसेशन इज रिसीव्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव योर सेंसेशन ऑफ योर टेस्ट और गस्टेटरी रिसेप्टर्स. सो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है वो स्वीट टेस्ट, स्मेल, सॉल्ट और सॉर और बीटर के लिए होता है. तो इसका मैकेनिज्म आपको क्या लर्न करना है, इतना इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बहुत इजी सा बता देती हूँ. सबसे पहले क्या होता है कि टेस्ट ऑफ फूड प्रोड्यूस फर्स्ट गेट डिसॉल्व इनटू द सलाइवा टू फॉर्म द सॉल्यूशन. बाद में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द माइक्रोविलाई ऑफ द गस्टेटरी सेल्स. फिर सम इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल चेंज, स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर सेल्स एंड द नर्व फाइबर विच इमर्ज फ्रॉम द टेस्ट बड टू आर द स्टिमुलेट एंड एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा. और उसके बाद में हमारे पास इम्पल्स जनरेट होकर सेंसरी नर्व के पास में जाएगा. एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से एंटीरियर कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, सेंसरी डिवीजन ऑफ फेशियल और जो पोस्टीरियर वाला था वो ग्लोसो फेरेंजियल नर्व के पास में. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटियस रिले टू द ऑपोजिट थैलेमस. एंड नेक्स्ट हमारा ये मूव कर जाएगा कंप्लीट गस्टेटरी सेंसेशन के पास में. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसेशन ऑफ स्मेल. ये कंप्लीट आपका नोट से चलता है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स. मैं आपके पीडीएफ अटैच कर दूंगी सो दैट यू कैन इजीली स्टडी ऑल द पॉइंट्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी. मेमोरी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी to recall the past experience and it is also defined as the retention of the learned material और relatively permanent storage of the learned information. मेमोरी क्या होती है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल मेमोरी दो टाइप की होती है, स्प्लिट मेमोरी या फिर हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी या फिर इम्प्लिट मेमोरी दैट इज योर स्किल्ड मेमोरी. ओके, रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि पास्ट का कुछ भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ मेमोरीज होता है कि हमने नीट में ऐसे पढ़ाई करी थी, इतने आज पढ़ाई करी थी. और इम्प्लिट के अंदर हमारे पास क्या आता है, स्किल्ड के अंदर मतलब हमने डिफाइंड एज द मेमोरी विद द पास्ट एक्सपीरियंस इज यूटिलाइज्ड विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस. कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना की जो हमारी मेमोरी रहती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी के अंदर हमारे पास रीसेंट और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब कि इवेंट दैट हैपेंड वेरी रिसेंटली और फ्यू आवर और फ्यू डेज का, और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब फ्यू वीक और फ्यू मंथ की. डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन इट इज क्लासिफाइड ऑन द थ्री टाइप दैट इज सेंसरी, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. सेंसरी के अंदर क्या होता है कि सेंसरी सिग्नल, सेंसरी एरियाज ऑफ योर ब्रेन. प्राइमरी के अंदर हमारे पास जो फैक्ट होते हैं, वर्ड होते हैं, नंबर होते हैं, लेटर होते हैं, वो सब कुछ. और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड या फिर फिक्स्ड मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी. साइट ऑफ मेमोरी इनकोडिंग हिप्पोकैम्पस, जो एरिया होता है वहां पे फ्रंटल एंड पैराइटल एरिया, ये भी सारे मेमोरी स्टोरेज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी दैट इज फैसिलिटेटेड और द हैबिचुएशन. ओके, लर्निंग के अंदर हमारे पास नॉन एसोसिएटेड लर्निंग और एसोसिएटेड लर्निंग होती है. लर्निंग क्या होती है, एज द प्रोसेस बाय विच द न्यू इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेगुलरली श्लोक को याद करते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाते हैं, तो हमारा लर्निंग होता है. नॉन एसोसिएटेड के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हैबिचुएशन और sensitization. Habituation is getting used to something to which the person is constantly exposed. Daily उसी काम को करना, that is habituation. And sensation is a means state in the body which is made because of the more sensitive to the stimulus. Okay, example में क्या होता है कि mother is sensitized to the crying sound of her baby. Associative learning के अंदर आपके पास जो complex processes होती है वो सारी आपको देखने को मिलती है. जैसे आपने वो वाला देखा था कि जो आपका एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि पावलो ने जो क्लासिकल डॉग एक्सपेरिमेंट किया था कि वो बेल बजाता खाना रखता, उसके लिए वो वाला एक्सपेरिमेंट. मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ योर स्लीप एंड ड्रीम इंपॉर्टेंट है. स्लीप क्या होता है, नेचुरल पीरियोडिक स्टेट ऑफ रेस्ट होती है माइंड का और बॉडी का, विद क्लोज्ड आई कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्शियल और द इनकम्प्लीट लॉस ऑफ योर कॉन्शियसनेस. इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद विच द बॉडी फंक्शंस द पीरियोडिकली रेस्टेड. ओके, स्लीप के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, उसके अंदर आपको अलग अलग स्लीप आवर्स होते हैं. जैसे न्यूबॉर्न का 18 to 20, ग्रोइंग का 12 to 14, अडल्ट का 7 to 9 और ओल्ड पर्सन का 5 to 7. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द स्लीप क्या क्या देखने को मिलता है. कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जीआईटी के अंदर, एक्सक्यूटरी के अंदर मस्कुलर, और बीएमआर जो होता है हमारा डिक्रीज होता है. नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ईसीजी शोज अपीयरेंस ऑफ द डेल्टा वे, डीप रिफ्लेक्स रिड्यूसेस. ये सारे चेंजेस आपको ये दो टाइप की स्लीप होती है. नो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप
sleep or the slow wave or the rapid eye movement or the paradoxical wave sleep. Okay, rapid eye movement कहाँ प्रेजेंट होता है? REM के अंदर rapid eye movement नाम ही है और इससे एब्सेंट होता है। ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि REM और नॉन REM। REM क्या होता है कि the eyeball moves frequently but the sleep is deeper, and the REM sleep is also called the paradoxical sleep. This is the period when the subject dream 20 to 25 times and the total sleeping time is REM sleep. Non REM के अंदर क्या होता है कि slow sleep होती है, occupies about the 70% of the total sleep time, and it is the 4 stages, that is your drowsiness, light sleep, medium और the deep sleep. Okay, next हमारे पास क्या आता है? sleep cycle 90 to 100 minutes and the consist of your 2 phases NREM, sleep followed by the REM. स्लीप सेंटर्स रेपिड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, स्पीच इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकुलर साउंड, हियरिंग एंड डिफाइंड मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है आपकी सेंट्रल स्पीच एपेरेटस की और पेरिफेरल स्पीच एपेरेटस की। डेवलपमेंट क्या होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप क्या करते हो कि एसोसिएटेड विद द सर्टेन वर्ड, आप विजुअल, ऑडिटरी जो भी आप देखोगे वहां से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंडरी के अंदर आप क्या करते हो कि न्यूरोलॉजिकल जो आपके चीजें इन्वॉल्व होती हैं और आपका पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, मोटर एरिया जो भी इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी स्टेज के अंदर होते हैं। वर्निकेज एरिया, ब्रोकास एरिया, सारे दैट इज 44 नंबर एरिया। एंड स्पीच अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारे पास वर्निकेज एरिया आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्पीच का सिंथेसिस। आफ्टर जैसे ही आप कोई भी शब्द समझते हो तो उसके बाद में आप इंफॉर्मेशन भेजते हो ब्रोकास एरिया के बाद में, जहां पे क्या प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है इंफीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर, वो प्रोसेस करेगा, रिसीव करेगा, फिर वो भेजेगा सिग्नल वर्निकेज के बाद में हम क्या करते हैं? वोकलाइजेशन, मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं। फोनेशन और आर्टिकुलेशन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि EEG, एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। दैट इज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ योर ब्रेन। सो ग्राफिकल जो रिकॉर्डिंग है किसकी? ब्रेन की एक्टिविटीज की। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? रिकॉर्डिंग बाय द प्लेसिंग द 2 इलेक्ट्रोड ऑन द स्कैल्प एंड कनेक्टिंग देम वाया ए सुटेबल एम्पलीफायर टू द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर आपके 2 मेथड होते हैं, बाइपोलर और द यूनिपोलर। नॉर्मल ECG इज रिकॉर्डेड टेकन टू द नॉर्मल सब्जेक्ट who abstains from the mental activity and keep his eye closed, and usual pattern of the electrical activity consists of the subsequence of your rhythm. So इसके अंदर नाम याद रख लेना बस कि अल्फा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है और थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं? लोकलाइजेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल, कोई भी पैथोलॉजिकल आपके अंदर दिक्कत है वो आपको बताएंगे। डायग्नोसिस डिसऑर्डर कोई भी है वो बताएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ द कलेक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको बेसिकली क्या देखने को मिलता है? कलेक्शन ऑफ नेम यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, इट्स एसेसरी ऑर्गन्स एंड द वैरायटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट लेवल इन द कैनाल एंड द प्रिपेयर फूड एंड द ईटन, द डाइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप अच्छे से डेफिनेशन जानते हो कि GIT is the portal through which the nutritive substances, vitamin, mineral and the fluid enter to the body. Next के अंदर हमारे पास क्या आता है कि from mouth, mouth से हम इसको start करेंगे। the chewed food mix with the saliva, माउथ में अपन ने फूड को इंटेक किया, सलाइवा के साथ में मिक्स हुआ, फेरिंक्स से मूव किया, फेरिंक्स से नीचे गया कहाँ पे? इसोफेगस में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब सॉरी, इट मूव्स फूड फ्रॉम टू द स्टमक एंड द स्टमक से ये कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में मूव करेगा, उसके बाद में सीकम और रेक्टम, और बाद में ये एनल कैनाल के थ्रू, एनएस के थ्रू ये आउट ऑफ बॉडी मूव करेगा। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस से आपको एनल कैनाल तक आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, दैट इज सिरोसा, फाइब्रस कोट, मस्कुलरिस, स्मूथ मसल लेयर, the mucosa and the mucosa. Okay, so function of the digestive system क्या होता है? ingestion, digestion, secretion of various digestive juices, absorption of the water, salts, vitamins, end product of the food digestion, excretion, movement of the function movement are the facilitated mixture of the food with the digestive juices.
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस आपको देखने को मिलता है, रेगुलेट ब्लड रिएक्शन, ब्लड शुगर एंड द मेंटेन द वाटर बैलेंस। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस आपके पास कौन कौन से होते हैं? 5 डाइजेस्टिव जूसेस स्टूडेंट्स आप उनको देखने को मिलते हैं, दैट इज द सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक, सब सक्कस एंटेरिकस मींस इंटेस्टिशियल जूस आपका इंटेस्टाइन जो सिक्रेट करती है, बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी, गैस्ट्रिक, पेनक्रिएटिक एंड द इंटेस्टाइनल और द हेपेटिक ग्लैंड से कहाँ से सिक्रेट होते हैं हमने देख लिया, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक से, पेनक्रिएटिक से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे ग्लैंड्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कौन कौन से आपको डाइजेशन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, शुगर्स का, इन्हीं सब के अकॉर्डिंग आपके देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के स्टिमुलस होते हैं, कौन कौन से? नर्वस, मैकेनिकल और केमिकल। नर्वस क्या होता है कि आपका आपने कोई भी फूड पार्टिकल देखा, फूड एलिमेंट देखा, आपको स्मेल आई, आपने उसको टच किया, टंग पे उसको टेस्ट किया, तो हमारा सीएनएस जो है उसको लिए काम करेगा। तो ऐसे ही हमारा सलाइवरी सिक्रेशन भी इसी प्रकार से होता है। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा के अंदर हमारे पास ये ऑटोमेटिक होता है स्टूडेंट्स। सो ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो इसके अंदर इंक्रीज होता है, सिंपैथेटिक क्या करता है? कम करता है। ओके, सो इसके अंदर आपको क्या 3 सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक फेज के जो जूस होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, कौन से? सिफेलिक, गैस्ट्रिक और द इंटेस्टिनल। ओके, सिफेलिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? फ्लो ऑफ द जूस बिफोर द फूड रीचेस टू द स्टमक। सबसे पहले मतलब आपके पास सिर्फ आंखों के सामने भोजन रखा है और आपका सिक्रेशन जूसेस का स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या था? गैस्ट्रिक फेज, जैसे ही मतलब फूड वहां पे पहुंचा उसके बाद में। और इंटरस्टिशियल फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तब आपको इंटेस्टिनल जूसेस जो होता है वो सिक्रीट होंगे, पेनक्रिएटिक जूस होएगा, उसके बाद में बाइल आएगा, सक्कस एंटेरिकस, और ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी, ये कंप्लीट आपको बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स आप देखें, हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, 3 पेयर, बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ओके, सो इसका हम अच्छे से लर्न करते हैं। डक्ट आपको पता होना चाहिए, उसका रूट और इसका परसेंटेज, और वो किस टाइप की हिस्टोलॉजी है, वो किस टाइप का टिश्यू सेल्स है उसके अंदर। तो पैराफिट जो होता है हमारा, ये इन फ्रंट ऑफ योर ईयर प्रेजेंट होता है। स्टिनसन्स डक्ट, पीएस से आप लर्न करना, स्टिनसन्स डक्ट, सीरस सेल होते हैं, 25% सिक्रेशन होता है, और 9th नर्व जो होती है इसको स्टिमुलेट करती है। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी के अंदर आपको मीडियल तो मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, वॉटर्स डक्ट होती है, एसडब्ल्यू या फिर वॉज से आप लर्न कर लेना, और सीरस होता है, म्यूकस होता है, 70%, सबसे ज्यादा सिक्रेशन इसी का होता है। सबलिंगुअल जो होता है हमारा कम, बहुत कम सिक्रेशन करता है, रेवेनस डक्ट होता है, और जो फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है 5% सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दैट इज योर फंक्शन क्या होता है सलाइवा का। सलाइवा के अंदर हमारे पास स्टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन को सबसे पहले स्टार्ट कराता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। मेन फंक्शन क्या होता है? लिब्रिकेशन करता है फूड का, मेस्टिगेशन और स्वेलविंग के अंदर हेल्प करता है, ओरल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, और जो स्पीच मैकेनिज्म होता है उसके अंदर लिप्स और टंग को भी फैसिलिटेट करता है, मोइस्ट करता है अपने माउथ को, और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द बक्कल इन्फेक्शन एंड द डेंटल कैरीज आउट। इट कंटेन्स द लाइसोसोम को कैरी आउट, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। आईजीए एंटीबॉडी इसके अंदर लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बफर एक्शन होता है, और क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, लाइक K+Ca+ का। स्टमक क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है, डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, सिचुएटेड इन द, कहाँ पे सिचुएटेड होता है स्टूडेंट सी? हमारा जो स्टमक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? that is situated in the epigastric umbilical and the left hypochondrial region of your abdominal cavity। क्या फंक्शन होता है? स्टमक जो होता है वो रिसीव करता है फूड को, रिजर्वोयर की तरह काम करता है फूड का, और ये यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होती है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में, जो कि नेक्स्ट मूव कर देता है ड्यूडेनम के पास में। डाइजेशन क्या करता है? स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और कहीं कुछ कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज का भी। gastric renin coagulates milk and the HCl cause the hydrolysis of the food stuff। okay secretion, gastric juices का secretion होता है। एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है हमारे पास? यहाँ पे वाटर का, सलाइन अल्कोहल का, ग्लूकोज का। एक्सक्रीशन आपको टॉक्सिन्स का देखने को मिलेगा। स्टिमुलेटरी फंक्शन के अंदर आपके पास 2 केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो गैस्ट्रिन होता है, कैसल इंट्रोस्टिक फैक्टर होता है जो कि हमारे पास विटामिन B12 के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिलीज ऑफ द एंटेरोगेस्ट्रॉन जो कि इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। रिफ्लेक्स फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोसेलाइवरी रिफ्लेक्स और द गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स और कॉलिक रिफ्लेक्स। लीवर इंपॉर्टेंट है, लीवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है,
और जो बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। मेटाबॉलिक ऑर्गन भी होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? न्यूमरस फंक्शन होते हैं बहुत सारे, लाइक आरबीसी फॉर्मेशन फीटल स्टेज के अंदर, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अडल्ट स्टेज के अंदर, ओके। स्टोर हाउस होता है ब्लड सेल्स का, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ द जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है, पैरिन को मेंटेन करता है। और हमारे पास जितने भी आपके ट्रांसफर होते हैं, पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, इसको मेंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता है। और हमारे पास नेक्स्ट कॉपर और हिमेटिन फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द बाइल, बाइल इज सिक्रेटेड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द लीवर सेल्स एंड स्टोरेज इन द गॉल ब्लैडर विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिलेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ग्लूकोज का ग्लूकागोन के अंदर कन्वर्ट कराता है, एंड लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड। और इसके अंदर आपको दो तीन टर्मिनोलॉजी लर्न करनी है, दैट इज ग्लूकोजिनोलाइसिस मींस बेसिकली when the blood sugar tend to be the low and it metabolizes glycogen। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि नया ग्लूकोज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज और द ग्लाइकोजन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और ग्लाइकोलाइसिस मतलब बेसिकली ब्रेक डाउन होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एल्कोहल मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर सिरोसिस इसी की वजह से होता है। रिलेशन विद द प्रोटीन्स, डीएमिनेशन की मेन साइट होती है, मेन साइट होती है यूरिया यूरिक एसिड फॉर्मेशन की। और हमारे पास होती है इन द इट इज द सीट ऑफ द स्पेसिफिक dynamic action potential action of the protein and the synthesis of the some amino acid takes place, okay। plasma proteins are manufactured here except the immunoglobulins, बाकी सारे यहाँ पे मेंटेन होते हैं। plasma proteins like your albumins and कोगुलेशन जो हमारा फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का काफी अच्छा साइट है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? रिलेशन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि स्टोरेज करेगा फैट का, फैटी लीवर आपको वो काफी देखने को मिलता है। हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ योर फैट और रिलीज करेगा एटीपी के फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द एसिटेट और द फॉस्फोलिपिड्स, ओके। फैट सॉल्युबल विटामिन ए के डी जो होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं। हार्मोन मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? reduces the circulation adrenaline cortical and the sex hormone by the degradation and the conjunction। आपका विटामिन जो होता है विटामिन के का मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, विटामिन ए का, और स्टोर करता है ए बी, B12 ए और डी को। एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी आपको देखने को मिलेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन तो इसका मेन फंक्शन होता है, ओके। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन। पैनक्रियाज जो होता है वो डबल फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन में हमारे पास बहुत सारे जूसेस देखने को मिलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं, और एंडोक्राइन के अंदर हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, ओके। सो इनऑर्गेनिक मैटर लाइक मतलब बाइकार्बोनेट हुआ, क्लोराइड हुआ, और Na बिकॉज ऑफ दिस पैनक्रियाटिक जूस अलोंग विद द alkaline bile neutralize the gastric acids and help in raising the pH of the duodenal content। और ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फैट स्प्लिटिंग एंजाइम। और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारे स्टमक से लेकर पायरेलिक स्फिंक्टर तक मूव करता है। इट इज बेसिकली ऑफ द 5 मीटर्स लॉन्ग एंड इट लीड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये एंड हो जाता है, ओके। तीन पार्ट होते हैं, जेजिनम, ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, मिडिल जेजिनम, और द इलियम इज योर लास्ट पार्ट, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है मेजर साइट होता है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का, किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे मिक्स्ड जो हमारा जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के साथ में, बाइल जूस के साथ में, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास? बेसिकली पेरिस्टालसिस करता है, इंक्रीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। और जो हमारे इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं वो इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, सुक्रेज लैक्टेज मेटाबोलाइज करते हैं। और विलाय होता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी होता है, प्रोटेक्शन होता है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग अगेन में, और सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन दैट इज योर सीसीके, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज योर टर्मिनल पार्ट ऑफ योर इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है कि 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। लार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज होता है, ऐसे इसको लार्ज बोलते हैं। सो इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके पास, सीकम, कॉलन और रेक्टम, और एंड में हमारे पास एनल कैनाल प्रेजेंट होती है। सो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है ये वाटर ऑस्मोसिस, कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ द सेसमोइड कंसिस्टेंसी ऑफ द फीसेस अचीव,
मिनरल, वाटर, वाइटामिन, सॉल्ट, ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे, और माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। मास मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ओनली ए फेयरली लॉन्ग इंटरवल does have a strong peristalsis swept along the descending in the sigmoid column that called the mass movement. सिक्रीशन कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है जो कि लुब्रिकेट करती है इंटेस्टाइनल मास को। और डिफिकेशन क्या होती है? डिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकेशन और मिचुरेशन 10 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मूवमेंट्स ऑफ द गट, डिग्लूटेशन और स्वॉल्विंग, ये आपने पहले से ही आता है आपको, सो इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको क्या पढ़ना है, दैट इज योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आर द टू मेजर नेटवर्क्स इन द नर्व फाइबर्स दैट इज योर दैट इंटरवेन्स योर जीआईटी, इंट्रिक और द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो इंट्रिक के नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज मिजेंट्रिक और मिजनर्स प्लेक्सस। मिजेंट्रिक को हम आर्बर्स या फिर मिजनर्स को हम सबम्यूकोजल बोलते हैं। मिजेंट्रिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि लाइज बिटवीन द longitudinal and circular smooth muscles and innervates the both the mainly it is mainly the motor in function and stimulates the increase the activity of your gut by the increase in the tone of your gut wall, intensity of the rhythm contraction and the rate of your rhythm contraction, increase in the velocity of the conduction of the excitatory wave along with the gut wall. Okay, मिजनर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसकी लोकेशन आप अच्छे से लर्न करोगे। लाइज बिटवीन द सबम्यूकोसा लेयर एंड द इनर सर्कुलर layer of your smooth muscle. It is mainly sensory in function. It is concerned with the control of the exocrine and the endocrine secretion of your cell of your GIT. Okay, extrinsic के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि it is under the autonomic control of your parasympathetic nervous system. Parasympathetic or the cholinergic nerve stimulation produces increase in motility of your tone and relaxation of the sphincter, increased secretion from the stomach and the intestine. Sympathetic के अंदर हमारे पास एंड्रोजेनिक नर्व स्टिमुलेशन होता है, डिक्रीज करता है मोटिलिटी को, कॉन्ट्रैक्शन करता है और इनिबिशन करता है फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर प्रोड्यूसेस द H+, और बेस क्या होता है? जब OH- आयन हमें देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो मेंटेन होता है पीएच का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूक्लिक या फिर फॉस्फोलिपिड्स और द Krebs साइकिल। ओके, so buffer system important है। when there is a large change in the H+ concentration, the buffer system of the body fluid react within the second to minimize the change. okay, buffers आपको पता ही है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। बफर प्लस में H+ क्या होगा? H बफर बनेगा। ये हमारे पास मेजर बफर्स जो होते हैं वो कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट सिस्टम, हीमोग्लोबिन और द प्रोटीन्स। ओके, सो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे कि in the intestinal fluid the Hb is totally absent and the protein is nearly absent, so the carbonic acid bicarbonate becomes all the important buffer in the cells the where which are not RBCs, जिन जो RBCs नहीं है उन cells के अंदर the major buffers are the protein and the phosphate। उसके अंदर बफर कौन होता है? प्रोटीन और फॉस्फेट। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम इन द ब्लड बिकॉज द system is tied with the respiratory system and quickly adjustable. okay, respiratory regulation के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि कहीं पे भी H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ेगा। ये हमने रेस्पिरेटरी के अंदर कंप्लीट पढ़ा था। ऐसे आपका रीनल कंट्रोल, वाटर बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की, इलेक्ट्रोलाइट आर द कंपाउंड which can be dissociated into the ions and the cations on the electrical current being passed to the solution stage, that is acid or base. okay, so balance the amount of water in the body and balance our acid or base or the pH movement. okay, so इसके अंदर आपके कौन देखने को मिलेगा? सोडियम के अंदर हमारे पास आता है हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना। पोटेशियम के अंदर हमारे पास वही आपको देखने को मिलेगा, हाइपो और हाइपर। क्लोराइड के लिए भी। सो ये हमारा था कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट। और फूड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी फॉर द बॉडी वर्क एंड द एक्टिविटीज, द
बेसिक कंपोनेंट क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी टिश्यूज को, डाइजेस्टिव सिस्टम टू द ऑल वर्क वेल। एंड इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। माइक्रो के अंदर विटामिन और द मिनरल। प्रोटीन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास डाइट के अंदर जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। दे आर द ओनली सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। फंक्शन क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं हमारी बॉडी का ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ इन द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम पे एसेंशियल होता है रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर। रो मटेरियल जो होता है हमारे पास, एंटीबॉडीज और एचबी। सोर्स क्या होता है, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स। फैट क्या होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ये टेस्ट को, फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन ये करते हैं। फैट्स ये स्किन के बेनिथ प्रेजेंट होते हैं, प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ को, प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड स्किन इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सोर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, बटर, घी होते हैं। प्लांट के अंदर कोकोनट, मस्टर्ड, ये ग्राउंडनट से मिलता है आपको। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, मेन बल्क ऑफ द डाइट होता है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके अंदर हमारे पास सोर्स स्टार्च जो कि कंप्लीट करता है शुगर, कंप्लीट शुगर प्रेजेंट होता है सीरियल्स के अंदर, रूट्स के अंदर, ट्यूबर के अंदर। और डेली रिक्वायरमेंट आपको इतनी लर्न नहीं करनी है। शुगर के अंदर हमारे पास सेलुलोज और डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो के अंदर हमारे पास विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाले सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर फैट सॉल्युबल AKDE होता है, और वाटर सॉल्युबल होता है वो हमारे पास BOC होता है। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मिनरल जो लाइक कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड जो सोडियम और पोटेशियम है। डाइजेशन क्या होता है, इट इज अ टर्म that may be defined in the process of biological transformation। कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर चेंज करना, उसका अब्जॉर्प्शन कराना, असिमिलेशन कराना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। ओके, सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और सलाइवा के थ्रू पे। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, प्रोटीन्स का कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, और उसके बाद में आपका आता है फैट्स का। ओके, ये काफी इजी है, आपने नीट में पढ़ा है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आपको पहले से भी आता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक टर्म होता है जिसके अंदर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, दो जो टर्म्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली द टर्म व्हिच मींस द चेंज और द रेफर टू द ऑल केमिकल एनर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स इन द बॉडी। इट कंप्राइजेस द कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म मींस द बिल्डिंग अप। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और द ग्लाइकोजेनेसिस। सो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ये टर्म मैंने आपको पहले बता दी है, और ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी टर्म मैंने आपको पहले बता दी है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होना, दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड डीएमिनेशन, बेसिकली डीएमिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द अमीनो रेडिकल इज टेकन अवे फ्रॉम द अमीनो एसिड। ओके, सो इसके अंदर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है नेक्स्ट हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म। आप खुद पढ़िएगा, काफी इजी है और आपने पहले पढ़ा भी है, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया है। विटामिन और विटामिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न कीजिएगा। आज के वीडियो में हमने सारी ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन के बारे में। एंडोक्राइन इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स डिजीज और उसके हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक मीडिएटर मॉलिक्यूल होते हैं जो रिलीज करते हैं वन पार्ट ऑफ बॉडी से, बट रेगुलेट होते हैं, रेगुलेट करते हैं कंप्लीट योर बॉडी को। ओके, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, दो ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन जो होते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो एक्सोक्राइन के अंदर आपके जितने भी एंजाइम्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन के अंदर आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एंडोक्राइन जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं और हैव द वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, इसके तीन केमिकल नेचर हमारे पास देखने को मिलता है, स्टीरॉइड, प्रोटीन और द अमीनो एसिड। स्टीरॉइड क्या होते हैं, जो कि सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इट इज सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, गोनाड और द प्लेसेंटा। और प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड वाले हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। एमिनो एसिड डेरिवेटिव है हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एमिनो एसिड लाइक टायरोसिन वगैरह से डेरिवेट होते हैं। कंट्रोल ऑन द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव हमने पहले ही पढ़ लिया, और न्यूरल कंट्रोल होता है। सो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स क्या होता है,
neuroendocrine cells are the cells that receives the neural input and the neurohormones are the hormones that secrete the neuroendocrine cells. Okay, so इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जैसे मिल्क इंजेक्शन होता है तो सकलिंग होगी, मतलब सक किया जाएगा मिल्क को, फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स है उसके लिए वो जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में, वहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा और मिल्क जो होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, तो इसकी पी शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये हाइपोफाइजल फोसा के अंदर सेफेनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टोक फंडिबुलम के थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ कंट्रोल होता है। दो पार्ट होते हैं इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, पास डिस्टालिस, ट्यूबियालिस और इंटरमीडिया, जो कि रिलीज करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को and suppressed by inhibiting hormone from the hypothalamus, that is called the neurohormones. Okay, hypothalamus और hypophyseal portal system क्या होता है? Generally the portal system blood flows from one capillary network to the portal vein and then into the secondary capillary network. इसके अंदर आपको जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ग्रोथ हार्मोन TSH, FSH, LH और ADH, ACTH होता है, प्रोलैक्टिन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, किसका फंक्शन क्या होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन आपके पास बेसिकली आपको ग्रोथ करवाना, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म करवाना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? बेसिकली आपके T3 T4 का सिंथेसिस करता है और ग्रोथ और सिक्योरिटी एक्टिविटी करवाता है। और उसके बाद में हमारे पास T3 T4 इनहिबिट सिक्रीशन फॉर द TRH. ओके, ये हमने नेगेटिव फीडबैक के अंदर देखा था। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? FSH, LH होते हैं जो आपकी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, जो कि कंट्रोल होते हैं, रिलीज द कंट्रोल बाय द GnRH। एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं हमारे पास, दैट इज योर basically cause the maturation of the Graafian follicle, help in the estrogen synthesis and males के अंदर formation of the spermatozoa. Luteinizing hormone होते हैं जो कि females के अंदर ovulation का काम करते हैं, maintenance of corpus luteum which in turn and help in the production of estrogen and the progesterone. Prolactin जो hormone करता है cause the synthesis in the milk in the female in the breast delivery, cell mediated immunity के अंदर। और ACTH जो होता है वो हमारे पास कंट्रोल प्रोडक्शन सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जो कि कोज द डार्कनिंग ऑफ योर स्किन एंड द एग्जैक्ट रोल इन द ह्यूमन एंड नॉट एग्जैक्ट रोल इन द ह्यूमन अभी तक हमें पता नहीं चला। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे पास तीन पार्ट आते हैं, पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलर और द मीडियन एमिनेंस। यहाँ पे दो हार्मोन्स आते हैं, ADH और द ऑक्सीटोसिन। ADH को हम वाजोप्रेसिन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है दो मेन फंक्शन कराता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पार्चुरेशन और मिल्क इजेक्शन. ओके, मेल्स के अंदर क्या होता है कि सीमेन इंजेक्शन में हेल्प कर देता है। ADH के अंदर हमारे पास क्या आता है कि कंजर्वेशन ऑफ द बॉडी वाटर एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, रिटेंशन ऑफ वाटर, वाजोप्रेशन एक्शन क्या होता है। थायराइड जो होता है हमारा वो शील्ड शेप का होता है, सिचुएटेड इन द रूट ऑफ द नेक ऑफ योर ट्रैकिया, और इसके अंदर हमारे पास दो लोब देखने को मिलते हैं। इसके पीछे वाली साइड बैक साइड में हमारे पास पैराथायराइड 4 नंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद द colloidal substances known as the thyroglobulin which secrete the follicular cells. एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि T3 और T4 आपको देखने को मिलता है। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? T3 ट्राइट्रा और ट्राई और कैल्सिटोनिन। फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये सारी PPT स्टूडेंट्स मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी। वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? चलो एक बार कर ही लेते हैं, इसको भी क्यों स्किप करना। फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के क्या होता है कि आयोडीन ट्रैपिंग होता है। सबसे पहले द फॉलिकुलर सेल ट्रैप द आयोडीन बाय द एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम द ब्लड टू द सेल एंड रिजल्ट द थायराइड ग्लैंड कंटेन द मोस्ट ऑफ योर आयोडाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि सिंथेसिस होगा थायरोग्लोबुलिन का, फिर ऑक्सीडेशन होगा आयोडीन का, आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन, और फिर कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 और पिनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ द कोलॉइड और सिक्रीशन इन द थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन इनटू द ब्लड। स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ योर थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में स्टोरेज होता है। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द थायराइड इन द फॉर्म ऑफ द T4, बट इन द टिश्यूज स्पेशली द लिवर एंड द किडनी T4 इज कन्वर्टेड टू द T3 व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ योर T4 व्हिच एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल। कैल्सिटोनिन जो होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल से सक्रीट होता है, जो कि decrease the level of calcium in the blood by inhibiting the action of the osteoclast cell and which helps in the bone reabsorption. Okay,
नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन क्या होता है थायराइड का, बीएमआर को मेंटेन करना, कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म अलोंग विद द ग्रोथ हार्मोन, क्या करता है इंसुलिन को और थायराइड हार्मोन को एक्सेलरेट करता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, वो कैसे कैसे होता है, मेन रेगुलेटर T3 और T4 होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस stimulate anterior pituitary to the TSH, and the TSH, that is your thyroid stimulating hormone from your anterior pituitary, regulate your stimulate your synthesis and the release of thyroid hormones। feedback mechanism आपको देखने को मिलता है, auto regulation। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसके अप्लाइड एस्पेक्ट एक दो लर्न कर लेना, दैट इज योर गोइटर आपको देखने को मिलेगा। ओके पैराथायराइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट्स एक बार आप देख लीजिएगा, छोटा सा हार्मोन। एंडोक्राइन पेनक्रियाज के अंदर आपके पास जो होता है दैट इज दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर आपको जो पेनक्रियाज होती है वो दो टाइप के टिश्यू बनती है, एसिनाई और द आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। तो आइसोलेट्स के अंदर हमारे पास 4 सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा ए सेल्स, बीटा बी सेल्स, डेल्टा और द एफ सेल्स। इंसुलिन क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। इट्स इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, और लीवर के अंदर इफेक्ट करता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर। ग्लूकागोन आता है हमारे पास जो कि ऑपोजिट फंक्शन करता है इंसुलिन के थ्रू, इंसुलिन से, और मेजर टारगेट होती है इसकी हेपेटोसाइट्स। ओके रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकागोन एंड द इंसुलिन सिक्रीशन, level of the blood glucose controls the secretion of the insulin and the glucagon by the negative feedback. Low blood sugar stimulates the glucagon secretion from the alpha cells, resulting in the glucogenolysis in the liver and the gluconeogenesis। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर ब्लड शुगर जो हो ड्रॉप होगा नॉर्मल से, तो नेगेटिव फीडबैक आके उसको मेंटेन करेगा। ओके सोमैटोस्टेटिन क्या होता है कि इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को, स्लोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। पैनक्रियाज और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट सोमैटोस्टेटिन सिक्रेशन। डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, टाइप 1 टाइप 2 आपको देखने को मिलेगा। साइन सिम्टम्स आप देख लेना एक बार के लिए। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है कि सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दो होते हैं हमारे पास ये। इसके अंदर आउटर आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, इनर मेडुला देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास 3 जोन होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर जो होता है जोना ग्लैमेरुलोसा, मिडिल फेसिकुलोटा, और इनर जो होता है रेटिकुलरिस होता है। ये सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और द एंड्रोजेंस। ओके एड्रेनल मेडुला जो होता है मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है एएनएस का। इसके फंक्शंस पे आपको 2 मेजर हार्मोन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन को स्टिमुलेट करके क्रोमोफिलिन सेल्स को सिक्रीट बोलते हैं कि वो सिक्रीट करे एपिनेफ्रिन को, नॉर एपिनेफ्रिन को। ओके मेटाबॉलिज्म ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर काम करते हैं। गोनैड्स और ओवरीज आपको अपने पहले से रीड कर रखा है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर टेस्टीज। सो टेस्टीज भी आपको पता है, पीनियल ग्लैंड काफी छोटा सा, एक बार रीड आउट करके रख दीजिएगा। मींस बेसिकली इट इज अ ग्लैंड और द एपिफाइसिस is a small endocrine gland attached to the roof of your third ventricle। okay पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को एनिमल्स के अंदर कंट्रोल करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन सब्सटेंसेस लाइक मेलेटोनिन। ओके मेलेटोनिन का काम क्या होता है। थाइमस क्या होता है हमारे पास, बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास ईच थाइमिक लोब इज कंसिस्ट ऑफ द आउटर मेडुला एंड द इनर इज योर कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन क्या होता है, लिम्फोइड फंक्शन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीट एंडोक्राइन किया। इसी के साथ हमने कंप्लीट वन शॉट में आपका क्रियाशारीर पेपर 1 के सारे मॉडर्न के टॉपिक कर लिए हैं। ऐसे ही हम पेपर 2 के लिए करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट जूनियर्स फॉर योर टुमारो एग्जाम।